एक बिल्कुल नए टॉपिक पे अपन बातचीत करने वाले हैं। और ये टॉपिक तो हमारे विचाराधीन नहीं था उस समय जब महाराज साहब से बातचीत हो रही थी, क्योंकि पर्यूषण का कुछ समय चल रहा था। हमने थोड़ा धार्मिक विषय ज़्यादा रखे थे, आकाश और काल के बारे में नहीं सोचा था। परंतु मैं प्रसन्न हूँ, आई एम रियली वेरी हैप्पी कि यहाँ पे जितने आप श्रोता हैं, यहाँ के जितने भी आप श्रावक हैं, उन्होंने बहुत इंटरेस्ट लिया था। और पहले ही दिन डे फॉर यस्टरडे जब मैं आया था तो काफ़ी इसमें अपना रुचि जताई थी, इंटरेस्ट बताया था। इसी से संबंधित आज मैं बात करने वाला हूँ कि हमारे अपने जैन धर्म का जो कॉस्मोस है वो कैसा है, और अभी वर्तमान में मॉडर्न साइंस जहाँ तक भी पहुँची है, जितनी भी डिस्कवरी हुई है, तो उसका और इसके बीच में क्या संबंध हो सकता है, ये इसके ऊपर अपन चर्चा करेंगे। सो आई विल टॉक ऑन स्पेस, आकाश के संबंधित, और थोड़ी सी मैं काल से संबंधित, टाइम से, क्योंकि जब से ये स्पेस शुरू हुआ, ये समझो तब से ही टाइम शुरू हुआ, ये साइंस ऐसा मानती है। हमारे यहाँ ये कहा जाता है इसीलिए इसी चीज़ को कि ये अनादिकाल से ऐसा ही है। तो बोथ यूनिवर्स, दैट इज आकाश, स्पेस एंड टाइम आर सर्वाइविंग फ्रॉम द एंडलेस बिगिनिंग टाइम। मैं आप सभी को साथी को आज थोड़ा सा, कल या परसों कोई बातचीत हो रही थी किसी से, तो दो चार लोगों ने बहुत इंटरेस्ट बताया था कि सर कोई ऐसी चीज हमें बता के जाना कि हम जिंदगी भर याद रखें, कि वो इवेंट तो हमने कभी देखी नहीं और शायद हमें फिर फ्यूचर में कभी देखने मिलेगी भी नहीं। तो मैं एक ऐसी इवेंट, अगर समय रहा, टाइम रहा, तो मैं, क्योंकि अभी ऑलरेडी 11:15 हो चुकी है, 12:15 तक कर सकते हैं, तो अपन करेंगे ही। वो वो ऐसी इवेंट मैं आपको एक दिखाऊंगा, तो आप शायद हो सकता है कि जरूर मिसमराइज होने की जरूरत नहीं, सरप्राइज होने का, लेकिन याद रखेंगे कि राजमल यहाँ आया था और हमको कोई चीज़ ऐसी दिखा के गया था। क्योंकि वो ऐसी इवेंट फिर से अब अगले 100 साल तक आकाश में तो होने वाली नहीं। और आप जानते हैं तो भी 100 साल की तरह बहुत मुश्किल है तो वर्तमान में रहने का और देखने का। तो मैं सबसे पहले अपने ही जो दोनों इंस्टीट्यूट हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और मेरा पेरेंट इंस्टीट्यूट इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, दोनों का मैं आभार प्रदर्शित करता हूँ कि बहुत सारा जो मटेरियल है वो हम अपने लोगों का, अपनी संस्थाओं का, अपने सैटेलाइट्स का, माँ जिनवाणी को प्रणाम करते हुए, वंदन करते हुए, क्योंकि जिनवाणी में ही हमारी जो विलेज है तो उनके बारे में बातचीत करेंगे। अभी हम सबसे पहले जब देखते हैं तो दो चीजें हमारे सामने आ जाती हैं कि जो है इसका क्रिएशन कैसे हुआ, ये सबसे पहला प्रश्न। अगर आप स्कूल में जाए बच्चे भी यही पूछेंगे, बड़ों के पास जाए तो बड़े भी यही पूछेंगे कि हाउ दिस यूनिवर्स वाज क्रिएटेड और व्हाट इज इट्स ओरिजिन, इसका मूल आधार क्या है। तो दोनों अलग अलग थ्योरीज मानती हैं। मैं जैन धर्म का जरा पहले इम्पोर्टेंट जो फीचर्स हैं वो आपको बताना चाहता हूँ कि जो कॉन्ट्रडिक्शन मेन जो है वो इसी क्रिएशन या ओरिजिन पे ही है, जहाँ पर हम लोग जैन धर्म में ये मानते हैं कि यूनिवर्स का निर्माण हुआ ही नहीं। देयर इज नो गॉड हु हैज क्रिएटेड दिस यूनिवर्स। हमारे यहाँ भगवान का यानी गॉड का कोई कंसेप्ट नहीं है कि जिसने क्रिएट किया हो, और साथ में ये भी कंसेप्ट नहीं है कि इसको मॉनिटरिंग करने के लिए, इसके ऑपरेशन के लिए किसी की आवश्यकता है। ये भगवान के हमारे क्लियर कट शब्द थे अपने समोशरण के अंदर। उन्होंने कहा कि नहीं, ये यूनिवर्स जो उनके टाइम पे यानी जब समोशरण था
सुरक्षा कर सकता हूँ। तो ये जो है आकाश एक अपने आप में बहुत बड़ी रियलिटी है, और ये जो आकार है, स्ट्रक्चर है, ये कोई हाइपोथेसिस नहीं है। प्रोफेसर मेरी आवाज नहीं आ रही? नो नो, इधर में शायद वो बंद होने से वो आवाज पता नहीं आपके यहाँ से तो जा रही होगी, बट आप एक बार मेरी आवाज आप ऑनलाइन में पूछिए, मेरी आवाज आ रही है? ओके, तो मेरे को अनम्यूट करना। आवाज आ रही है ना सभी लोगों को? तो पता नहीं, चलिए नाउ गुड, अब सुनाई देगा। हाँ, मेरी आवाज आ रही है आप सभी को? सो यू कैन स्टार्ट अगेन। ओके, सभी को सादर जय जिनेन्द्र। मैं आज आपको आकाश और काल के बारे में जो है वो इस विषय पर चर्चा करने वाला हूँ। मैं जब यहाँ पे आया तभी से ही परसों से यहाँ पर लोगों का इंटरेस्ट इस सब्जेक्ट में भी था, और हमने इस पर बहुत चर्चा की। और अच्छा है कि मुझे ये विषय पहले तो प्रपोज नहीं था, लेकिन इस पर आज आपके सामने इस विषय पर बात करने का अवसर दिया है। आप सबका सादर आभार। और मेरे अपने जो दोनों पेरेंट इंस्टीट्यूट हैं, फिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी और इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, उन दोनों का आभार, क्योंकि बहुत सारा डेटा या ऑब्जर्वेशन उन्हीं के माध्यम से है। इसके अंदर हमारे भारत का कंट्रीब्यूशन है, तो उसको मैं आपके सामने रखने की बात करूँ। जहाँ मैं आपसे कह रहा था कि जैन धर्म का जो यूनिवर्स का जो मॉडल है आकाश का, उस पर हम चर्चा कर रहे थे। तो जहाँ पर अक्सर, चाहे वो किसी भी उम्र के लोग हों, चाहे वो बच्चे हों या बड़े हों या बूढ़े हों, तो हर एक के अंदर जिज्ञासा आती है, क्यूरियोसिटी रहती है कि इसका क्रिएशन कैसे हुआ था, इसकी मॉनिटरिंग और ऑपरेशन कैसे हुई थी। इसका एको आ रहा है थोड़ा, हाँ, दूर कर दिया। तो ये जो है एक बहुत बड़ा इश्यू था, और ये हमेशा लोग पूछते हैं कि यूनिवर्स का क्रिएशन कैसे हुआ। हमारे जैन धर्म में, जैसे कि मैंने राइट साइड में इसका मॉडल दिखा रखा है, तो जो है वो एक खड़े पुरुष के जो अपनी कमर पे हाथ रखे हुए हो, इस तरह का जो है आकार है। तो ये कहा गया था भगवान ने समोशरण में कि ये आज अभी इस वक्त जैसा है वैसा ही अनादिकाल से अनंत अनंत काल से ऐसा ही है, और भविष्य में भी अनंत अनंत समय तक ऐसा ही रहेगा। इसमें कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है। और दूसरी बात ये कि ये इट इज ए सेल्फ रेगुलेटेड सिस्टम। इसको कोई मॉनिटर करने के लिए, ऑपरेशन करने के लिए इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। वो तो अपने आप में स्वचालित ही है। उसके सिवाय उन्होंने कहा, जब समोशरण में प्रश्न भी हुए थे कि इतने सारे रदोबदल ट्रांसफॉर्मेशन दिख रहे हैं, परिवर्तन दिख रहे हैं, तब बात आई थी जो मैंने पहले ही दिन से बात कही थी कि भगवान ने कहा था कि ये अपनी बाउंड्रीज इसकी फिक्स है, फाइनाइट है, चाहे वो अनंत अनंत दूर तक हो, बट फाइनाइट यूनिवर्स है। और इसके अंदर, इस फाइनाइट यूनिवर्स के अंदर द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव के अनुरूप उसके अनुसार इसमें परिवर्तन होता है। वो ट्रांसफॉर्मेशन यानी इंटरनल है, नॉट द एक्सटर्नल। और ये जो पूरा स्ट्रक्चर दिखाया गया है, इसको हम लोग जैन धर्म में लोका बोलते हैं, यूनिवर्स बोलते हैं, आकाश बोलते हैं। और इसके बाहर जो है वो अलोका है। अब दोनों में डिफरेंस क्या है वो अपन थोड़ी देर बाद उसके बारे में बात करेंगे। तो ये मुख्य रूप से इसके अंदर जो है वो 3 घटक हैं। एक तरह से देखा जाए तो ऊपर का पार्ट अलग है, सेंटर का पार्ट अलग है, और नीचे का पार्ट अलग है। सो दैट ऑल आई विल डिस्क्राइब लेटर ऑन। जो दूसरी और मॉडर्न साइंस के अंदर कहते हैं कि इस तरह का कोई स्ट्रक्चर ब्रह्मांड का नहीं है, आकाश का नहीं है। ब्रह्मांड जो है वो एंडलेस साइज का दिख रहा है। इतने सारे स्टार्स और गैलेक्सीज हैं जिसकी वजह से ये नहीं कह सकते कि ये इसका आकार यहीं पर फिक्स हो गया। इट इज इनफाइनाइट यूनिवर्स। दूसरी ओर ये भी कि इसका क्रिएशन जो है वो हुआ था, ऐसा मॉडर्न साइंस ये मानती है कि यूनिवर्स एक्चुअली इवॉल्व विद द बिग बैंग। बहुत बड़ा विस्फोट हुआ था, और विस्फोट के लिए जो मटेरियल था वो
जो है वो एक कॉस्मिक एग कहिए, एक अंडे के रूप में मेटेरियल मास इतना ज़्यादा भरा हुआ था, और जब मास की डेंसिटी ज़्यादा हो जाती है क्रिटिकल डेंसिटी से, तो वो नेचुरल है, वो एक्सप्लोजन होता है, और उस एक्सप्लोजन का नाम बिग बैंग रखा गया। और वो बिग बैंग की वजह से धीरे धीरे मटेरियल जो है वो बाहर निकला, और एज ए फंक्शन ऑफ टाइम, इसमें करोड़ों अरबों साल लग गए थे, उसके अंदर धीरे धीरे फिर जो स्टार्स और गैलेक्सीज और ये बनने लगे, प्लैनेट्स बनने लगे। तो ये सब फॉर्मेशन जो है, तो दो बड़ी मेजर कॉन्ट्राडिक्शन है ऑन द क्रिएटिविटी। एक कहता है कि इसका क्रिएशन हुआ था, जैन धर्म का मॉडल कहता है कि क्रिएशन की कोई आवश्यकता नहीं है, इट वाज, इट इज एंड इट विल बी एज इट इज, एज कैन बी सीन ऑन टुडे आल्सो। तो ये दो मेजर डिफरेंसेस हैं इसके अंदर। दूसरा ये कि हम ये कह सकते हैं कि ये कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जो है वो इस तरह के जो आकार की चीज़ें हैं, जो मैंने अभी बताया, लेकिन मैं बाद में आपको बताता हूँ। तो इसमें आप देखिए कि जो लोका जो है, उस लोका के अंदर हम कुछ हिस्सों को बांट सकते हैं। इट अपियर्स लाइक ए, जस्ट लाइक ए स्फेयर विथ ए होल। तो नीचे अगर आप देखें, नीचे जो हिस्सा है गोल, इधर उस गोल जो हिस्सा है वो कोई, वो डायमेंशन लेस, वो अपने आप में एक इनफाइनाइट, ऐसा नहीं कि, और वो है अलोका, ये बाहर का जो रेड कलर में है, और उसके सेंटर में, दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, उस अलोका के सेंटर में लोका है। तो ये ध्यान रखना है कि हम अलोका कितना भी बड़ा ले लें, कितना भी बड़ा ले लें, बट फर्स्ट वी हैव टू सी द सेंट्रॉइड, उसका जो केंद्र बिंदु है, उसके ऊपर चौगा राजू जो है वो वर्टिकल शेप में, इस स्ट्रक्चर का ऊपर वाला, वो जो है हमारा लोका है, जिसके अंदर मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा तो उसमें क्या करते हैं। जबकि अलोका के अंदर कुछ भी नहीं है, इट इज लाइक ए वैक्यूम, कुछ भी नहीं। सो वैक्यूम का अर्थ ये कि वहां न रेडिएशन है न पार्टिकल्स है, और इसलिए दोनों चीजें जब नहीं हो, ये रूल है, चाहे जैन धर्म का हो या चाहे साइंस का हो, जब वैक्यूम है, वहाँ रेडिएशन और पार्टिकल्स नहीं हो, तो न धर्मास्तिकाय बल की आवश्यकता होती है, न लग सकता है, न अधर्मास्तिकाय के बल की वहाँ हो सकता है। मीन्स ये दो जो बल है, दैट इज ओनली एप्लीकेबल, ओनली एंड ओनली एप्लीकेबल इन लोका, आउटसाइड लोका नथिंग इज देयर। खुदगल का यानी वहाँ पे कोई स्थान नहीं है। तो ये जो बातें हैं वो इम्पोर्टेंट इसके अंदर कही गई हैं। मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि ये जो पूरा हम लोका के बारे में बात कर रहे हैं, तो लोका का जो ऊपर का भाग है, जिसको हम ऊर्ध्व लोक बोलते हैं, बीच का जो हिस्सा है मनुष्य लोक भी बोलते हैं, मतलब हैबिटेबल जो चीज है उसके बारे में, तो वो मनुष्य, और नीचे का अधोलोका। और ये उस मनुष्य लोक के अंदर जो साइड में दोनों एरो से मैंने राइट साइड में बताया है, उसके अंदर ही आप देखें कि ये साइंस तो ये कहती है ऑन द राइट साइड कि वहां पर कैसे इसका इवोल्यूशन हुआ। यानी साइंस जो मानती है, थोड़ा यहाँ बहुत बड़ी बात है, साइंस जो मानती है वो बीच वाला पार्ट जो मनुष्य लोक है उसी के बारे में बात करती है, और मनुष्य लोक के अंदर ही इस बिग बैंग से इवोल्यूशन हुआ है, और बिग बैंग से इवोल्यूशन हो करके धीरे धीरे वहां से विस्फोट के बाद कैसे स्टार्स बने, गैलेक्सीज बनी, कैसे प्लैनेट्स बने, और लास्ट में अंततः मनुष्य का जो है निर्माण, तो वो सब कुछ इसके अंदर है। जबकि जैन धर्म इससे आगे बढ़कर बियॉन्ड दिस जो है वो ऊपर ऊर्ध्व लोका की बात करता है, और नीचे अधोलोका की बात। हेवंस की जो बातें होती हैं, या हमारे जो दूसरे जो देव हैं, वैमानिक देव जिनको एरोनॉटिक गॉड बोलते हैं, तो वो सब ऊपर के हैं। और इस सबसे ऊपर ऊर्ध्व लोका से ऊपर तो आप जानते ही सिद्धशिला है, जहाँ से हमारे भगवान जो भी निर्वाण हुआ, मोक्ष हुआ, तो उनके स्थान वहाँ पर। हमने जैन धर्म में ये भी डिवाइड किया हुआ है कि ये जो स्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा 4 डायमेंशनल है, तो उसके अंदर नीचे का जो हिस्सा है उसके अंदर इतने हमने
हेलिस के यानी अधोलोका के अंदर नर्व के डिवीजन है, तो उनको कर रखा है। वो उनकी बात, मैं बहुत ज़्यादा आपको अधोलोका और ऊर्ध्वलोका की बहुत ज़्यादा बात अपन को नहीं करनी है। दूसरी बात है जो महत्वपूर्ण है, वो बात अपन करेंगे। जो साइज है इसकी, इस मध्य लोक यानी मनुष्य लोक जो है, उसके अंदर ही वो बहुत इंटरेस्टिंग जो है वो साइज है। आप देखिए कि उसके लिए लिखा है मैंने कि जो हाइट है वो 1800 योजन है, उसकी विड्थ है 1 राजीव है, और डेप्थ है वो 7 राजीव। डेप्थ मीन्स ऐसे अंदर, विड्थ है वो ऐसे, एंड हाइट इन दिस, एंड काल दैट इज द फोर्थ डायमेंशन। तो वो जो चीजें हैं उसके बारे में हमें सोचना है, जबकि साइंस कहती है कि नहीं ऐसा कुछ भी, दिस इज इमेजिन डिफरेंस। वहां मध्य लोका से उससे कोई नहीं है। इतना सारा बड़ा जो यूनिवर्स है, उसके अंदर अलग अलग गैलेक्सीज जो हैं अलग अलग जो आकाश गंगाएं हैं, उसमें से वन ऑफ द आकाश गंगा, वन ऑफ द गैलेक्सी विच इज नोन एज मिल्की वे, उस मिल्की वे का एक हिस्सा, एक छोटा सा पार्ट मिल्की वे का अपन अभी आपको दिखाऊंगा। उसके अंदर ही सूर्य की यानी पूरी सोलर की सिस्टम है। उस सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स में से एक प्लैनेट अर्थ है। उस अर्थ के ऊपर ये मनुष्य है। और इस तरह की ऐसी नहीं कि कोई एक दो गैलेक्सीज हो, सैकड़ों और हजारों गैलेक्सीज हैं। ये साइंस का कहना इस तरह। मैं वापस अपने मॉडल पे आता हूँ, और इसके जो पार्ट हैं, सिद्ध शिला के बाद में जो ऊर्ध्व लोक के अंदर जो है वो कौन कौन रहते हैं, इतने बॉडीज जो हैं, तो वहाँ पर हमने ये बताया है कि वहाँ पर वर्ल्ड के जो कई सारे अलग अलग तरह के देव हैं, इंक्लूडिंग इवन द व्यंतर देव, एरोनॉटिक वैमानिक देव वगैरह। लेकिन हमारे जो ज्योतिष देव जो है, हम जिनको कहते हैं, वो इस मनुष्य लोक या मध्य लोक के जस्ट ऊपर ही है। यानी हमारे यहाँ से जो दिखाई दे, हमको जो दिखाई दे, ऊर्ध्व लोक में तो हमने भी नहीं देखा, ना साइंस ने देखा है, ना हमने कुछ देखा। ये हमारी भगवान ने जो कहा है, उस हाइपोथेसिस के आधार पर ही सारी बात है। देखा किसी ने भी नहीं, नाइदर साइंस हैज सीन नॉर वी हैव सीन, वी आर बिलीविंग। हमारे शास्त्रों में जो लिखा है वो सत्य है, विश्वास। और कल बात कही भी थी, शास्त्रों के आधार पर ही पूरा अष्टापद का इतना डिस्कवरी कर पाए। साइंस तो ऑफकोर्स इंस्ट्रूमेंट भी आजकल सारी रिसर्च करता है। तो ये बीच का जो हिस्सा है वो मनुष्य लोक या मतलब जीव की बात है, वो यहाँ पर है। और नीचे जो है वो अधोलोक है। एनीवे बहुत ज़्यादा डिविजन से इसके ऊपर बात करने की जरूरत नहीं, लेकिन साइंस क्या कहती है ये बहुत इम्पोर्टेंट। मैं आपको जरा बताना चाहता हूँ कि साइंस जो है वो हमेशा सत्य बोलती है। जितनी पता है उतनी, जितना पता है वहां तक सत्य बोलती है, झूठ कभी कुछ नहीं थी। ये साइंस की एक ड्यूटी है। तो जितना देखा आकाश के अंदर, और बाद में मैंने जैन धर्म में भी देखा, तो बात तो लगभग दोनों एक जैसी कर रहे हैं, कहने का डिफरेंस अलग अलग है। और कुछ फंडामेंटल कंसेप्ट जैसे कि क्रिएशन की बात हुई थी, वो डिफरेंट। आप सभी अगर, बल्कि ऑरलैंडो तो बहुत अच्छी जगह है, अगर आकाश कभी रात को आपको साफ दिखाई दे तो आप जो स्टार्स देखेंगे तो वो अलग अलग कलर के भी दिखाई देंगे। और अगर यहाँ से नहीं तो आप किसी अच्छे टेलीस्कोप वगैरह से स्टार्स को देखें तो दे ऑल विल अपीयर ऑफ डिफरेंट कलर्स। और जो कलर है वो किस चीज का द्योतक है? व्हाट डज इट से? कि टेम्परेचर वहां पे। आपको उदाहरण दूं थोड़ा सा, एक लोहार होता है या सुनार होता है जो गर्म करता है लोहे को, है ना, पहले तो काला था, लेकिन जो आगे की टिप जैसे जैसे गर्म करता जाता है तो धीरे धीरे वो लाल होती जाती है, देखा ही होगा आपने कहीं पे। और उसके बाद और अगर वो जरा भट्टी जोर से चलाता है, जब तक उसको पीटना है, छेद निकल देंगे, तो धीरे धीरे लाल से वो धीरे धीरे ब्लू होने लगती, आगे की जो बिल्कुल किनारी होती। और वो और करे तो और आगे की वो सफेद तक हो जाती, इट बिकम्स वाइट। सो हम लोगों का अपना एक फॉर्मूला है, E इज इक्वल टू एच न्यू। ई मीन्स एनर्जी, एच प्लांक का कांस्टेंट होता है, न्यू फ्रीक्वेंसी। उसी चीज को ही लिखा कि एच
c बाई लैम्डा, c वेलोसिटी ऑफ लाइट, ये जो अपने प्रकाश में चलता है, ये लैम्डा उसकी वेवलेंथ होती है। और इसी चीज को E इज इक्वल टू के टी, यानी टेम्परेचर एनर्जी है वही टेम्परेचर, ये और यही सब बातें भगवान ने कही, वो उन्होंने अर्धमागधी भाषा में लैंग्वेज में कही थी, मैथमेटिकल फॉर्मूले के रूप में नहीं कही थी, सब लोग समझ भी नहीं सकते। लेकिन वही कि एनर्जी, ऊर्जा जो है वो टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ये बहुत बड़ी बात। एनर्जी जो है वो फ्रीक्वेंसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो उसी चीज को साइंस के प्लांक ने, सब लोगों ने मिलकर जो हम डिस्कवरी जब हुई, तो अलग अलग तारे जो हैं जिनके अलग अलग कलर थे, उनका टेम्परेचर मेजर किया, उसको निकाला कि किस स्टार का कैसे कितना कितना टेम्परेचर होगा, तो उसकी स्पेक्ट्रम बोलते हैं। मैंने बताया आपको E इज इक्वल टू एच न्यू, यानी स्पेक्ट्रम निकालना, फ्रीक्वेंसी या टेम्परेचर, इधर एनर्जी वगैरह। तो ये इसी से एक बहुत बड़ी चीज निकल के मॉडर्न साइंस वालों ने कही कि सारे जितने स्टार्स हैं, इररेस्पेक्टिव टू जो है गैलेक्सी, अगर जो सबसे ज्यादा ब्लू या वाइट दिखता है तो उसका सरफेस का टेम्परेचर है वो बहुत ज्यादा, वो सबसे अधिक हो। उसके बाद धीरे धीरे जब आप आओ और येलो कलर का आवे तो वो मध्यम श्रेणी का होगा, जैसा कि हमारा सूर्य है। अवर सन इज ए येलो स्टार, ओके। और जब वो और बूढ़ा हो जाए, धीरे धीरे खत्म होने लगे, और वो रेड कलर के अंदर जो इल्यूमिनेट हो गए, तो समझो कि वो ओल्ड स्टार है और उसका टेम्परेचर कम हो। तो इस तरह से सारे स्टार्स को जो है वो दो वैज्ञानिक थे, हर्ट्जफ्रेंड और रुजल, तो उन्होंने उनका एक डायग्राम बनाया, और ये डायग्राम इस तरह का दिखता है। मैं आपको थोड़ा सा ये बात बताना चाहता हूँ, खास करके स्पेशली, कि अगर इन सारे स्टार्स को अगर आप इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट करें, तो ये ऐसे और थोड़ा सा ऐसे, ये यूनिवर्स हो गया एक हिस्सा जो हमको दिखाई देता है। लेकिन हर चीज का प्रतिबिंब, मिरर इमेज, जैसे मैटर है तो एंटी मैटर, प्रोटॉन है तो एंटी प्रोटॉन, ऐसे ये क्या हो गया, ये यूनिवर्स जो हमको दिखाई दे रहा है, एक होगा एंटी यूनिवर्स। क्या होगा? एंटी यूनिवर्स। वो ये जो हुआ, तो दूसरा इस तरह से, अगर आप सही में इसकी शेप रियल वे में निकालें तो स्वस्तिक जो बनता है, तो स्वस्तिक की शेप जो है, इट इज यूनिवर्स एंड एंटी, ठीक है। ये बात, तो ये बात हमारे अंदर तो मैच होती है, ओनली मेजर जो है वो क्रिएशन की बात और ओरिजिन की जो बात है वो उसके ऊपर आती है। और साइंस ने ऑब्जर्वेशंस के आधार पे ये बताया कि जितने ज़्यादा अगर ओल्ड हो जाए तो वो ज़्यादा जा करके खत्म होना जब स्टार्ट शुरू करता तो रेड जायंट की ओर चला जाता है, या ड्वार्फ और छोटा हो जाता है और फिर धीरे धीरे खत्म होता है। मैटर, लेकिन जैन धर्म कहता है द्रव्य कभी समाप्त नहीं होता है, द्रव्य यही यही रहता है। साइंस भी यही कहती है कि मैटर ऑलवेज जो है वो यही रहता है, और केवल उसका पर्याय परिवर्तन होता है। तो साइंस भी तो वापस उससे फिर नए स्टार्स बनना करना ये सब शुरू होता है। जो ओल्ड जो हो जाते हैं या निकलते हैं, हमारे स्वस्तिक के अंदर भी जो है, दोनों साइड के अंदर अगर आप देखें तो ऐसे साइडों में ब्रांचेस निकाली हुई होती है, तो दे आर दोज थिंग्स। तो वो बात मॉडर्न साइंस के और उसके बीच में जो है एक बहुत बड़ी जो है डिस्क्रिपेंसी नहीं है, ओनली डिस्क्रिपेंसी एग्जिस्ट इन द शेप। क्या हुआ आपकी इसमें से बाहर आ गया? आप जूम पर लग गया होगा हाथ, वापस जूम पर ही, जूम पर ही करिए, जूम जूम है ना, जूम पर नीचे क्लिक कर दीजिए, जूम जूम जो है ना, वो उधर। नहीं, इसी की जरूरत नहीं है। वापस एक सेकंड, जूम ये कर वापस दिया, मैं इसको बंद कर दूंगा। से क्रॉस कर दीजिए ऊपर, उसके ऊपर, उसके ऊपर, ऊपर की लाइन और ऊपर,
ये हाँ। down इसको दबाने से वो हाँ लेकिन आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है और सुनाई भी दे रहा है। हाँ नहीं क्या पर वो चला गया पिक्चर। ना 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 आप दूसरी बहुत 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 आगे चलेंगे। हाँ यहाँ दिखाई दे रहा है। हाँ, ये दिखाई दे रहा है। थोड़ा छोटा हो गया था। नहीं बराबर है। सो ये जो स्टार्स वगैरह है इनके डिस्ट्रीब्यूशन, इनकी जो स्कीम है वो बाई एंड लार्ज यूनिवर्स, एंटी यूनिवर्स या मैटर एंड एंटी मैटर के रूप में हमको दिखाई देती है। इसमें से जो मैंने बताया कि जो रेड, जो बहुत ओल्ड हो जाते हैं तो रेड हैम्प में चले जाते हैं और फिर धीरे धीरे छोटे होकर के खत्म। एक कोई भी स्टार हो, कोई भी स्टार हो, उसके अंदर मॉडर्न साइंस का कहना है कि इस पूरे यूनिवर्स के अंदर जो है वो हाइड्रोजन घड़ी, दैट इज नोन एज प्रोटॉन, दैट इज हाइड्रोजन इज नथिंग बट द एटॉमिक फॉर्म में बात करूं तो इट इज ए प्रोटॉन। तो वो हाइड्रोजन जो है वो ही पूरे यूनिवर्स में भरी हुई है और उसकी वजह से, उस हाइड्रोजन की वजह से ही सारा ट्रांसफॉर्मेशन, पर्याय परिवर्तन जो होता है वो उसकी वजह से होता है। वहीं से जो सबसे छोटा पार्टिकल उद्गल कह सकते हैं, हमारा परमाणु भी कह सकते हैं, तो वो ही पार्टिसिपेट हर चीज में करता है। उसके नहीं, आवाज नहीं जा रही है? आवाज आ रही है? नहीं, उन लोगों। ओके, तो वो सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटी जो है, रियलिटी जो है, जब हम कहते हैं कि उद्गल, तो उद्गल का जो सबसे सूक्ष्म पार्ट है तो हाइड्रोजन का प्रोटॉन है और उससे ही वो भरा हुआ होता है। आप देखिए कि पूरा का पूरा, आप थोड़ी देर के लिए मेरे तरफ देखिए और करिए, आप कोशिश करिए, आप जोर से ऐसे दबा करके और दबाएंगे तो आपको अंदर हाथ एकदम से नॉर्मल से वापस हाई टेम्परेचर पर जाना शुरू हो जाए। हथेलियों के बीच में आप गर्मी महसूस करें तुरंत। क्यों, क्या किया आपने? और कुछ नहीं किया, आपके दोनों पाम के बीच में जो गैस थी, एयर है, उसको दबाना नहीं जा रही ना। वहां से आ रही है आवाज। आपका हाँ म्यूट। हाँ, मैंने कहा तो उस समय ये छोटा हो गया, उससे मुझे लगा था कि म्यूट हो गया। सबका म्यूट हो गया, इनका चल रहा है तो डायरेक्ट आवाज नहीं है। नहीं, एक सेकेंड लगी, जूम को ऑन करना पड़ेगा। कहाँ पर है इसको? हाँ, यहाँ पे ऑन है। देखिए ये मिल गया मुझे, आई गॉट कर दिया मैंने। और इसको म्यूट करेंगे, उनका चालू रखेंगे तो डुप्लीकेट आवाज। नहीं तो इको आ जाएगा वहां पे। अभी आ रहा है? आई एम ऑडिबल? ये ऑनलाइन में सब चीजें तो होती हैं, डोंट वरी। सो तो अभी हर स्टार का जो कंपोजिशन, बहुत शॉर्ट में अगर समझे तो ये कहा कि वो पूरा हाइड्रोजन का जो है गुबार, एक तरह से कहिए, वो पूरा उसका सेंटर में जो है वो हाई डेंसिटी की प्रोटॉन्स यानी हाइड्रोजन इकट्ठी होती है। और जब ज्यादा इकट्ठी हो जाए एक लिमिट से ज्यादा तो वो विस्फोट होने उसमें शुरू होते हैं, दैट इज नोन एज थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन, जो अपन स्कूल में पढ़ते थे। तो वो, तो जितने भी स्टार्स हैं उनके अंदर थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन होता है और उसकी वजह से फिर प्रकाश जो है वो बाहर निकल करके हमारी धरती पर जैसे सूर्य से प्रकाश आता है, दूसरे स्टार से आता है इत्यादि। तो ये जो है एक प्रोसेस है, लेकिन धीरे धीरे वो जो फ्यूल अंदर का ईंधन जो है हाइड्रोजन खत्म होने लगती है, क्योंकि एवरी सेकेंड जो है वो 40 लाख टन, 40 लाख टन हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में बदल जाती है एवरी सेकेंड। तो धीरे धीरे फ्यूल खत्म होते तो सन भी जो है या कोई भी स्टार हाइड्रोजन से हीलियम का बनेगा, हीलियम से धीरे धीरे वो कार्बन का बनेगा, फिर आयरन का बनेगा, ऐसे अलग अलग तत्वों में चलता रहता है और लास्ट में खत्म हो जाता है। तो ये मैं आपको थोड़ा सा एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ कि वो जो है सूर्य का थोड़ा सा आपको रियल ऑब्जर्वेशन से, यूरोपियन सैटेलाइट प्लस इंडियन सैटेलाइट से
कि वास्तव में सूर्य कैसा दिखाई देता है, तो वो आप थोड़ा सा देखिए कि यहाँ टाइम्स स्क्वायर के ऊपर या नहीं आ रही साउंड, आ रही होगी, वो सभी को आ रही होगी। तो ये जो है अपन टाइम्स स्क्वायर से, सैटेलाइट से अर्थ से ऊपर गए, आपका यही न्यूयॉर्क से समझ लीजिए। इसके बाद में अलग अलग सैटेलाइट की इमेजेस को जो है वो लिया है। तो वी आर एक्चुअली मूविंग अप in order to see the earth at a time, moon also at a time, and the sun, real sun, जो सूर्य के अंदर जो कुछ हो रहा है। तो नाउ वी आर अबव द अर्थ, और ये जो है अर्थ से ऊपर जाके अगर पहली मुलाकात होती तो किससे होती? चंद्रमा हमारे नजदीक है, चंद्रमा से मुलाकात हुई। दिस इज आवर रिसेंट सैटेलाइट। और फिर ये सैटेलाइट जो है वो चक्कर लगा रहा है अर्थ के चारों तरफ। और जब दूसरा सैटेलाइट जो है वो सूर्य, ये जो लाल रंग का हाइड्रोजन का सन जो है, और चंद्रमा उसके आड़ में आता है, तो क्या होता है? सूर्य ग्रहण। जानते हैं ना, सूर्य और पृथ्वी के बीच में चंद्रमा आ गया तो क्या हुआ? सूर्य ग्रहण हुआ। ये रियल ऑब्जर्वेशन से सन है वो इस तरह का अंदर से दिखाई देता, अंदर की साइड। यहाँ से तो हमको ऐसे ही दिखाई देता है जैसे कि व्हाइट जो है, लेकिन ये हाइड्रोजन जो गैस है, मैं आपका थोड़ा सा ध्यान दिलाना चाहता हूँ, ये जो गैस लटकी हुई है, क्योंकि सन इज अ वेरी हाई टेम्परेचर बॉडी, सो इट इज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बॉडी होने से हर जगह अंदर जहां जहां है बीच में मैग्नेटिक फील्ड है, तो वहां नॉर्थ साउथ से लाइन्स ऑफ फोर्स बोलते हैं, जो जैसे चुंबक के वहां होती है, इस तरह से बड़े बड़े चुंबक एक तरह से कहिए, और वो चलते रहते हैं, टूटते रहते हैं, बनते रहते हैं। आप जरा देखिएगा यहाँ कितना हाई टेम्परेचर से उसका जो फ्लूइड है वो बबूले उठ रहे हैं। ये भी चीजें वहां होती हैं इन्हीं की वजह से, क्योंकि इतना हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, हाई डेंसिटी की वजह से सूर्य के अंदर जो है वो ये सब कुछ होता है। तो मैं थोड़ा सा सेंटर के अंदर जो कोर है, इस कोर पे मैं आपसे बात कर रहा था। थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शंस होते हैं, वहां से प्रकाश निकलता है, वो तो गामा रेस में निकलता है। और सूर्य, हम कहते हैं प्रकाश निकला हमारे पास आ गया, और आने में उसको मात्र 8 मिनट 32 सेकंड लगते हैं। लेकिन जो सूर्य आज मैं आकाश में देख रहा हूं, वो तो 1,70,000 वर्ष पुराना सूर्य आज जो देख रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर से जो लाइट यहाँ उत्पन्न हुई थी, जनरेट हुई थी, वो इमिट हुई थी, उसको बाहर आने में 1,70,000 साल takes so much time because inside the density is so high। तो उसको टक्कर खाते 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 गामा रेस को, ये लाइट जो दिखने वाली जो प्रकाश है, उसमें आने में टाइम लग जाता है। अभी मैंने आपको दिखाया था किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस वगैरह हैं, लेकिन इस सब के बावजूद भी सूर्य के अंदर जो है वो ये काले काले जो धब्बे हैं, जिनको हम सन स्पॉट्स कहते हैं। तो साइंस ने कहा कि ये जो सन स्पॉट्स है, दे आर वेरी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड। इनके ऊपर पिछले 200 सालों में बहुत रिसर्च हो चुकी, और ये स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स के अंदर एनर्जी जो स्टोर होती है, और ये जब विस्फोट होती है, तब उसके अंदर से फ्लेयर्स यानी एक्सप्लोजन्स बाहर आते हैं और निकलते हैं। उन्हीं एक्सप्लोजन्स को निकलने के लिए, जो मेजर करने के लिए, देखने के लिए कि वो हमारी धरती के ऊपर, हमारी धरती पर क्या इफेक्ट करते हैं सारे, तो उसके लिए ही जो है हमारे भारत सरकार ने, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने, पहला जो मैं प्रोजेक्ट डायरेक्टर बना था, सन का जो सैटेलाइट बनाना था, जिसको सोलर एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर, तो सूर्य को जो है एक्सरे में देखने। आप जानते हैं ना कि जैसे हमको फ्रैक्चर हो गया, तो हमको डॉक्टर क्या कहता है, पहले एक्सरे का फोटो पढ़ो आप, है ना, और फिर देखेगा अंदर फ्रैक्चर वगैरह कैसे क्या है, या हार्ट के अंदर कुछ हो रहा हो, या लंग्स में, तो अलग अलग हमको एमआरआई और ये एक्सरे इमेजिंग वगैरह। तो हमने देखा कि सन को एक्सरे के अंदर ही देखा जाए, अंदर क्या हो रहा है, और हाई एनर्जी सन को देखा जाए। और उसके लिए जो है, तो दिस वाज द सैटेलाइट विच वाज लॉन्च्ड बाय इसरो। और आप सबका दादा का आशीर्वाद था कि मेरे जीवन का तो ये पहला जो है सैटेलाइट था, लेकिन इतना सफल हुआ, एंड इट वाज परफेक्टली लॉन्च्ड एंड प्रिसाइजली इन द ऑर्बिट 36,000 किलोमीटर के ऊपर, जियोसिंक्रोनस ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें इसको लॉन्च किया था, वहाँ स्टैब्लिश किया। और फिर जो है उद्देश्य था, विशेष करके डॉक्टर अब्दुल कलाम जो आए थे पीआरएल में, तो उन्होंने कहा था कि नया क्या करोगे, what new thing you will search out of this whole experiment, what this satellite will do। मैंने कहा था कि मैं
ये जो कोरोना आपने सबसे बाहर का देखा, तो उसके अंदर जो विस्फोट होंगे तो आयरन और निकल उसमें होना चाहिए। और अगर आयरन और निकल है तो ये थ्योरी भी सत्य साबित होगी कि धीरे धीरे हाइड्रोजन जो खत्म हो करके और हीलियम से कार्बन में और लास्ट में आयरन में आनी चाहिए। तो दैट वाज सम काइंड ऑफ। मैं आपको थोड़ा सा दिखाना चाहता हूँ हमारे सैटेलाइट से जो विस्फोट जो हुए थे, तो उन विस्फोट का कैसे जो है ऑब्जर्वेशन हुआ था। अभी आप देखिएगा कैसे विस्फोट, ये सन स्पॉट्स हैं जहां से रियल मैग्नेटिक फील्ड एनर्जी स्टोर होती है। अब आप देखिए ये विस्फोट हुआ और फ्यू सेकंड्स के अंदर, विद इन 100 सेकंड्स, बिलियंस ऑफ टन्स, कितने ही धरती की पूरी पावर को जो है जरूरत है ऐसी 100 टाइम्स एनर्जी उसमें से निकलती है और अर्थ पे और दूसरे प्लैनेट्स के ऊपर इफेक्ट करती है। तो उसी में से ही जो है उसका स्पेक्ट्रम बना करके और देखा अलग अलग जो एनर्जी, मैंने आपसे अभी बात की थी E इज इक्वल टू एच न्यू, तो वो अलग अलग एनर्जी जो एक्सरे की है उनके अंदर पहली बार ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना था। इवन अमेरिका नहीं बना पाया था। मैं क्षमा चाहता हूँ आपको बात कहते हुए, कभी किसी ने आयरन और निकल की खोज दुनिया में नहीं की और हमारे इंस्ट्रूमेंट ने जो एक्सरे का सन का एवरी 100 मिली सेकेंड, यानी 1 सेकेंड में 10 फोटो ले, फास्टेस्ट, और हर मिली सेकेंड 1 मिली सेकेंड के अंदर स्पेक्ट्रा बनाता था। और उसी से नीचे जो दिखाया है कि कैसे आयरन और निकल वहां प्रेजेंट थे उस समय जब ये एक्सप्लोजन हुआ। इसी तरह के इंस्ट्रूमेंट फिर हमने जो है चंद्रयान के अंदर पानी की खोज के लिए इंस्ट्रूमेंट बनाए थे। और क्योंकि ये इंस्ट्रूमेंट बहुत सफल रहा था, इसरो ने टेलीग्राम भेजा एस्ट्रोनॉमिकल टेलीग्राम, और उसकी वजह से बाद में जो है मुझे FRS का जो है वो अवार्ड दिया था। मैं वापस अपने जैन धर्म पे आता हूँ कि ये बात जो साइंस ने सब कही, तो क्या ऐसी बातें हमारे भगवान ने भी कही होंगी या नहीं कही। तो हमारे यहाँ पर लेकिन जो मनुष्य लोग के बाद में यानी स्थिति के साथ में हमारे पास अंदर कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या है, व्हाट आर द थिंग्स। तो हमारे यहाँ ये कहा जाता है कि पूरा जो आकाश निकाय जो है दैट इज वन थिंग, लेकिन हमारे उसके अंदर दो फोर्सेस लगते हैं। ये बात उसके अंदर कही गई है, धर्मास्थ निकाय अधर्मास्थ निकाय, ये दो इंपॉर्टेंट है। और मैं आज उसका आपको महत्व बताऊं, शायद कई सारे हमारे साधुओं को भी नहीं पता होता है, क्योंकि वो साइंस से पैरेलल उसको नहीं। ये कितना बड़ा लोका और अलोका के लिए PV इक्वल टू RT, जो आते ही मैंने इक्वेशन परसों कही थी कि जो फर्स्ट ऑर्डर इक्वेशन ऑफ द स्टेट, वो जो PV इक्वल टू NRT को ART, हाउ दैट इक्वेशन इज कंट्रोल्ड बाय दिस टू, इन दो के द्वारा है। क्वांटिटीज है, प्रेशर है, डेंसिटी है, टेम्परेचर है, सब कुछ है, लेकिन करेगा कौन उसको, मैनेज कौन करेगा। ट्रांसफॉर्मेशन पर्याय परिवर्तन के लिए आवश्यक सामग्री और कंट्रोल करने के लिए सिस्टम कौन से हैं? तो भगवान का आकार तो चेंज होने वाला नहीं, वो तो वही रहने वाला, बट सिस्टम विल चेंज विथ इन इनसाइड। तो मनुष्य के सिवाय यानी जीव के सिवाय दो चीज कही कि जीव है और अजीव है, और अजीव के अंदर जो है ये आकाश है, ओके, पुद्गल है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय है, और ये काल जो है हम सेपरेटली अलग से कहते हैं। तो उसके फिर सब डिविजन्स की जब बात हुई, तब जीव से आकाश को जोड़ा गया और वो कहा गया कि जीव जो है वो एक्चुअली जीव हम जिसको मान रहे हैं या मॉडर्न साइंस जिसको जीव मान रही है, विच इज अ हाइड्रोकार्बन बॉडी, और साइंस कहती है कि इट इज ए बायोफिजिकल केमिकल बॉडी, जो एक हाइड्रोकार्बन वर्तमान में जो भगवान ऋषभ देव के टाइम पे नहीं, मैं आपको फिर से बता दूं, भगवान ऋषभ देव के टाइम पे इट वाज नॉट बिल्ट बाय दिस हाइड्रोकार्बन। उस समय उससे पहले जो है वो अलग अलग मेटल्स एलिमेंट जो है, गोल्ड का मेटल जो था उसके पार्टिकल्स, उससे बॉडी बनी हुई थी। अगर आपको याद भी हो, हमारे लिटरेचर में लिखा हुआ है हमारे साथ कि भगवान का जो रंग था वो येलो कलर स्वर्ण रंग था, गोल्ड का। आपने सुना भी होगा, पढ़िए, नहीं पढ़ा तो जरूर, यू विल एंजॉय। आप उपन्यास की तरह पढ़िए धर्म का किताबों को, इसमें क्या है, यू प्लीज एंजॉय कि कैसे किस तरह से है। और आपको छिपकली भी देखी होगी, डायनासोर देखे होंगे आपने, आज भी उसके जो म्यूजियम वगैरह में जाते हैं, मालूम वो किसका था, वो कौन सी बॉडी थी, सिलिकॉन बॉडी।
हम लोग अभी आए जो बाद में, जो मैंने बताया कि 5.2 मिलियन ईयर्स जो है, वहां से हाइड्रोकार्बन सिस्टम शुरू हुआ था। तो अलग अलग फंक्शन ऑफ टाइम में इवन जीव जो है, ये शरीर जो औदारिक शरीर है, उसकी रचना भी अलग अलग तत्वों से हो जाती है। इसलिए भगवान ने कहा कि वो सब चेंज हो सकता है, लेकिन आत्म प्रदेश जो है, वो आकाश प्रदेश से उसका जो संबंध है, उसको कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। इट इज इंटरमिटेंटली नहीं, बल्कि कंटिन्यूअस प्रोसेस। इट इज ऑलवेज एंड ऑलवेज आत्म प्रदेश आकाश प्रदेश से जुड़ा रहेगा। तब तक ही तेजस और कर्म वर्गना है, वो इसके साथ कर्म बंध का प्रोसेस जो है, आज रात को बात करेंगे, वो जुड़े रहता है। तो इस तरह से बात हुई थी। तो मैं आपको थोड़ा सा ये भी बताना चाहता हूँ कि जो हमारे इन कॉन्टेक्स्ट टू जैनिज्म जो है, साइंस जो है, वो तो ये कहती है कि किसमें कितना मतलब जो है, क्या क्या कंपोजिशन के अंदर जो है। तो ये थोड़ा सा, यूनिवर्स इज कंपोज्ड ऑलमोस्ट, मैंने जैसे कहा, कंप्लीटली ऑफ डार्क एनर्जी और डार्क मैटर एंड विजिबल मैटर। ये एक बहुत नई अच्छी बात साइंस ने नई बात बताई कि जो हमको दिखाई दे रहे हैं, ये जितने तारे दिखाई दे रहे हैं, जितनी आकाशगंगाएं दिखाई दे रही, जितने प्लैनेट्स दिखाई दे रहे हैं, जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, इट इज ओनली 4%। इट इज ओनली 4%। 96% तो दिखाई ही नहीं दे रहा है। 96% दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि आउट ऑफ दैट 71% इज डार्क एनर्जी एंड लगभग अबाउट 24% जो है, 25% वो डार्क मैटर है, वो नहीं दिखाई देते। वो अलग अलग जो है, कहना चाहिए कि ऐसे पार्टिकल्स हो सकते हैं या ऐसे फोर्सेस के अंडर में हो सकते हैं जो विजिबल नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि पूरा यूनिवर्स जो दिखाई दे रहा है, जो पृथ्वी है या ऊपर का जो भी, वो नहीं, केवल 4% है, नहीं दिखाई देता, वो 96%। क्या भगवान ने ऐसा कहा था? ये इंपॉर्टेंट प्रश्न। भगवान ने ऐसा कहा कि इतना ही दिखाई देगा, इतना नहीं दिखाई देगा? भगवान ने बल्कि इससे थोड़ी सी ज्यादा गणना करके कहा था कि ये जो पार्ट है, शरीर बने उसका, या पूरा ब्रह्मांड है, उसके अंदर जो है, वो 25 अलग अलग तरह के पार्टिकल्स के ग्रुप्स हैं। उसको हम वर्गणा बोलते हैं। जो वर्गणा है, वो है। और भगवान ने, आप देखो कि लास्ट, हमने तो अभी 100 सालों से प्लाज्मा के बारे में सुना। कितने? मे बी 100 ईयर्स और मे लिटिल बिट मोर और लेस। भगवान ने तो उस समय तेजस के बारे में कहा था ना, तेजस वर्गना आपने सुना ही होगा। जो अलग अलग वर्गना है, शरीर वर्गना, प्रत्येक इस तरह के हमारे, तो तेजस वर्गना उन्होंने कहा ही था कि ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्गना है और इसके साथ खिलवाड़ मत करना। आज हमने फिर भी प्लाज्मा, इलेक्ट्रिसिटी, ये सब किए, और आज इस कगार पे आ गए कि हम अपनी मौत को खुद ही बुला रहे। भगवान ने इसलिए कहा था कि तेजस जो है, दैट इटसेल्फ डिसाइड्स हाउ टू जनरेट द इलेक्ट्रिक फील्ड, बिकॉज इट इज डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू मैग्नेटिक। और पूरी पृथ्वी, सभी ग्रह जितने भी हैं, चाहे सूर्य, तारे हो, आकाशगंगाएं हो, हर एक का अपना ओन मैग्नेटिक फील्ड होता है। और उस मैग्नेटिक फील्ड के साथ छेड़खानी की तो तुम्हारी ऐसी तैसी हो ही जाएगी। पर उन्होंने इसलिए, और ये जो 25 जो वर्गना है, तो उसमें सिर्फ विजिबल वर्गना ही जो है, दृष्टिगोचर जो चीज है, जिसको हम शरीर, प्रत्येक शरीर वर्गना जो बोलते हैं, तो उसका जो अगर इक्वी पार्टीशन आप करें तो 4% ही सिस्टम आता है, तो 4% दिखाई देता है, बाकी चीज दिखाई नहीं देती। दैट इज वॉट आई, बाई एंड लार्ज, आई विश टू से आउट ऑफ दैट। तो दूसरी चीज जो होती है, धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय बल की जो मैंने बात कही आपसे, तो ये पूरे यूनिवर्स के अंदर, पूरे ब्रह्मांड में, पूरे आकाश में, ये कंटिन्यूस प्रोसेस में रहता है। और अगर जहां डेंसिटी ज्यादा होती है, यानी घनत्व तो बढ़ जाता है, घनत्व तो बढ़ेगा, डेंसिटी बढ़ेगी तो प्रेशर बढ़ेगा ही। प्रेशर बढ़ा, इसका मतलब ये है कि धर्मास्तिकाय बल को काम करना शुरू करना। So it is always in motion, it is in action. और अगर वहां से जैसे जैसे कम हो गया,
तो वो जिसको कहते हैं रिटार्डेशन, जैसे हमने चंद्रयान भेजा था, चंद्रयान 2 का मून के ऊपर जाते जाते हमसे क्यों फेल हो गया, क्योंकि हम रिटार्डेशन फोर्स जो था, डिसेलरेशन, उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। इसलिए सारा इसरो चंद्रयान 3 के टाइम पे कई नई नई चीजें को डिवाइस करके हमने उसको दुनिया में पहली बार ऐसा कंट्रोलिंग सिस्टम बनाया कि जहां हमको जाना था वहीं बराबर पहुंचे। तो वो दैट इज नथिंग बट द अधर्मास्तिका। तो अधर्मास्तिका इज रिटार्डेशन काइंड ऑफ थिंग। तो ये जो आकृतियां बनती हैं ब्रह्मांड की, दैट इज बिकॉज ऑफ दैट कि जो डेंसिटी के अलग अलग पार्टिकल्स हैं, जैसे पानी के कण हों, धूल के कण अपन बोलते हैं, डस्ट पार्टिकल्स एक्सेट्रा, मेटेलिक पार्टिकल्स, तो इसमें कितनी डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंगली उसको कहाँ लेके जाना है, क्या ट्रांसफॉर्मेशन करना है, दैट इज डिसाइडेड बाय दिस टू फोर्सेस। और उसकी वजह से ये जो कर्वेचर्स जिसको बोलते हैं ना, अपने धर्म में तो क्या विग्रहता बोलते हैं, विग्रहता बोलते हैं, हाँ विग्रह। तो वो कर्वेचर, तो साइंस आल्सो सेज अबाउट द कर्वेचर, साइंस भी कहती है कर्वेचर्स होते हैं, क्योंकि वहां दो फोर्स है, एक रेडिएटिव फोर्स है जो बाहर की ओर जाता है, दैट इज रेडिएशन, और दूसरा गुरुत्वाकर्षण हर जगह लगता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो अंदर की तरफ, दैट इज रिटार्डेशन की तरफ। तो ये पार्टिकल्स का बाहर जाना, रेडिएशन का बाहर जाना, दैट इज यू कैन कंसीडर टेम्पररी। मैं बहुत डिटेल में धर्मास्तिका अधर्मास्तिका में नहीं जाऊंगा, बट दैट इज धर्मास्तिका, एंड द ग्रेविटेशनल फोर्स व्हिच कीप्स बैक, दैट इज अधर्मास्तिका। और वो बार बार जहां टक्कर होती है दोनों की, तो बराबर इसको बैलेंस रखने के लिए, तो मैंने जो पहले फिगर में आपको बिल्कुल शार्प एज बताई थी, पहला एग्जैक्टली इट इज नॉट लाइक दैट कि वहां बिल्कुल शार्प एकदम एज ऐसा, उसमें ऐसे ऐसे कर्वेचर्स, ओके, जिग जैग जो, और एरो से जो बताया है, तो जिग जैग इसीलिए बताया है और एरो से बताया है वो सिर्फ इसलिए कि कैसे धर्मास्तिका है अधर्मास्तिका है, और यही शेप वो रोल प्ले करते हैं, वो इसी के अंदर ही विथ इन दैट 14 राजू का जो स्ट्रक्चर है वर्टिकल, बट लेंथ एंड विड्थ आर आल्सो इंपॉर्टेंट, उसके अंदर रखते हैं। उसके जैसे ही बाहर हुआ तो अलोका शुरू हुआ, तो भाई उसको क्या मालूम कि यहीं तक ही रखना, इसलिए कि वहां आते आते डेंसिटी का एक नियम होता है, मैंने जो आपको पहले ही बताया, प्रेशर इनटू वॉल्यूम इक्वल टू आरटी, कि टेम्परेचर, डेंसिटी, प्रेशर, वॉल्यूम, ये अपने आप में ही वो क्वांटिटीज हैं जो द्रव्य, क्षेत्र, काल और भाव, वो उस धर्मास्तिका अधर्मास्तिका, वो उन चारों को बराबर ध्यान में रख करके यहीं के यहीं जहां डेंसिटी फिनिश हो जाती है, जैसे डेंसिटी 0 हो गई तुरंत फिनिश, बंद, काम करना बंद होता है, वो यहीं आकर के लिमिट में आकर के समाप्त। अभी और भी कई सारी चीजें हैं, मैंने आपको यहाँ लिखा भी है, पीवी इक्वल टू आर, मैंने रेफरेंस भी लिखे हैं बहुत सारे, हमारे ग्रंथों में आप जाएंगे बहुत अच्छी तरह से हैं, महाराज साहब यहाँ बैठे हुए भी हैं, आपको और भी बताएंगे इसके बारे में, बट दिस इज द व्हाट हाउ द गेम टेक्स प्लेस। अभी लेकिन हम लोग का तो बार बार ये कहना था, तुम तो साइंस वाले सब हो, लेकिन मध्य लोक में ही बात, उर्दू लोक और अधोलोक की तो बात ही नहीं करते, यू नेवर टॉक, क्योंकि है ही नहीं ऐसा। तब पिछले अभी 20-25 सालों के अंदर, 50 साल में एक नया काम साइंस ने भी किया, उन्होंने ये कहा पूरे यूनिवर्स जो भी दिखाई दे रहा, वॉट एवर, इंक्लूडिंग दैट इनविजिबल यूनिवर्स, उसकी इमेजिनेशन करके एक क्रिटिकल डेंसिटी, थोड़ा सा आप ध्यान रखिए, उन्होंने भी क्या कहा, डेंसिटी किसकी, पूरे ब्रह्मांड की, पूरे क्रिटिकल डेंसिटी को इवेल्युएट किया कि कितनी होगी, और उन्होंने कहा शायद अगर इस क्रिटिकल डेंसिटी से ज्यादा अगर डेंसिटी का ब्रह्मांड है तो वो क्लोज लूप में, ऊपर जो दिखाया लेफ्ट साइड में ऐसे बंद आता, ये साइंस ने कहा, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स, क्लोज लूप में होगा और वो कहीं पर भी जाओ वो बंद हो जाए, एंड दैट इज ऑलमोस्ट मैचेड विद आवर उर्दू लोक। उर्दू लोक से जो मेरे एक मित्र हैं डॉक्टर नारायण लाल कछारा, उन्होंने कहा कि ये राजमल जी जो आप कह रहे हैं हो सकता है कि वो उर्दू लोक जैसा हो, इट लुक्स लाइक इफ दैट क्रिटिकल डेंसिटी इक्वल्स टू 1, तो वो फ्लैट यूनिवर्स होगा, दैट इज लाइक ए मध्य लोक, और अगर वो उससे कम है तो वो अधोलोक के, वो ओपन होगा, खुला होगा एक साइड से,
दैट इज व्हाट वी कॉल एज अधोलोक की साइड में, यानी त्रिशूल को ऐसा बंद करके नीचे की तरफ तो खुला ही रहता है। सो इफ यू मर्ज ऑल दिस थ्री क्रिटिकल डेंसिटी की जो है, तो वो हमारा जो ब्रह्मांड है उससे लगभग मैच होता है, ऐसा हमारा मानना है। अब मैं इसी बात को ही, ये जो तीनों है इस स्लाइड को ड्रॉप कर सकते हैं, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड वगैरह उसी में ही कैसे काम करते हैं वो दिखाया है। मैं आपको इसके अंदर एक और नई चीज बताता हूँ, जो अभी साइंस को, हम साइंटिस्ट लोग भी बहुत इन डेप्थ रिसर्च कर, लेकिन वो साइंस वालों को नहीं पता, वो केवल जैनिज्म को ही पता है। जैन धर्म ने कहा कि ये जो बाउंड्रीज जो फिक्स की हैं, ये हमारे अपने लोकाकाश की, इस बाउंड्रीज को भी आप कम से कम 3 लेयर होंगी, कम से कम, और वो अलग अलग तरह की डेंसिटी की, एज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी। क्यों एज ए फंक्शन ऑफ डेंसिटी होंगी? कि जो हैवी होगी वो तो अंदर की तरफ होगी, फिर उससे बाहर जो है वो उससे कम डेंसिटी की होगी, और फिर लास्ट में उससे सबसे कम डेंसिटी की होगी। तो इस तरह से 3 जो है लेयर्स जल के, यानी जिसको आप वाष्प के रूप में भी मान सकते हो, या H2O के पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स के रूप में भी मान सकते हो। इसके बाद मेटालिक पार्टिकल्स जो होते हैं, तो उनकी ये लेयर्स डिपॉजिटेड होती हैं, और वो काम अगर ये है तो मैं आप सबको ये कहना चाहता हूं, तब तो फिर 100% जैन धर्म सत्य है कि धर्मास्तिकाय अधर्मास्तिकाय जो बल है वो काम करते ही करते हैं, क्योंकि वही ये काम जो है डिस्ट्रीब्यूशन का, एज पर इक्वेशन विच आई टोल्ड, वही कर सकते हैं और कोई कर नहीं सकता। जब पहली बार जुपिटर के चारों तरफ और सैटर्न के चारों तरफ रिंग्स देखी गई है ना, सूर्य के चारों तरफ भी देखा गया ऐसा, तो ये पता लगा कि रिंग्स शायद और भी जगह हो सकती। नाउ साइंटिस्ट आर प्लानिंग टू डिस्कवर, इवन द इसरो पीपल आर आल्सो प्लानिंग टू डिस्कवर कि क्या रिंग्स, बड़े बड़े जो सेलेस्टियल जो स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि गैलेक्सीज हैं, या कंटेनमेंट्स जिसको बोलते हैं ना, बड़े बड़े जो सिस्टम्स हैं, सोलर सिस्टम है, कई सारे तारों का गुच्छ समूह है, तो उनके बाहर कुछ तो रिंग्स जैसे दिखाई दिया, लेकिन हमारा कहना यह है कि 1 नहीं 2 नहीं, कम से कम 3 रिंग्स तो होनी चाहिए। एंड फाइनर वे में अगर वो देखा जा सके बड़े बड़े हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप से, और भी रिंग स्ट्रक्चर, जैसे कि पहले शुरू में सैटर्न के चारों तरफ 2-4 रिंग ही दिखी थी, या जुपिटर के 2-4 मून ही दिखे थे। आजकल हम जितने सैटेलाइट्स में टेलीस्कोप लगा भेज रहे हैं, 100 रिंग तक देख रहे हैं, और काफी सारा स्ट्रक्चर दिखाई देता है। बट वंस दिस इज एस्टैब्लिश्ड, तो हमारा जैन धर्म का जो है धर्मास्तिका अधर्मास्तिका है, और जो है आकाश जो तत्व बोल रहा हूँ, आत्म जो है प्रदेश है, आकाश प्रदेश, बहुत ज्यादा डिटेल में अपन नहीं जा सकते, लेकिन प्रत्येक आकाश प्रदेश में साथियों, फॉर योर इंफॉर्मेशन, प्रत्येक आकाश प्रदेश के अंदर छोटा सा दैट स्पेस पॉइंट, उसके अंदर धर्मास्तिकाय भी होता है, अधर्मास्तिकाय भी होता है, पुद्गल भी होता है, जीव की व्याख्या भी होती है, और एज ए फंक्शन एक कालाणु भी होता है, राइट? एक कालाणु भी होता है, यानी टाइम, क्योंकि टाइम का कोई एक्सेस नहीं माना जाता, टाइम इटसेल्फ इज वन एक्सेस, तो वो अस्तिकाय नहीं, आप समझे? काय का मतलब फिजिकल विजिबिलिटी, रियलिटी विच इज विजिबल। तो ये जो है वो इतने चीजें उसके अंदर, पुद्गल भी है, सब कुछ उसके अंदर होता है। और वो जो पुद्गल बताया मीन्स दैट इज द पार्ट ऑल ओवर स्प्रेड ओवर। और आकाश प्रदेश का मतलब ये नहीं कि बहुत ही ऊपर, आपके और मेरे बीच में भी आकाश प्रदेश भी चल रहे हैं, ओके, एवरीवेयर, और सभी वर्गनाएं, दे ऑल आर एग्जिस्टिंग एवरीवेयर इन दिस हॉल आल्सो, ओके। ये जो बातें हुई, इसके अंदर ये कहा गया कि सबसे जो इम्पोर्टेंट है वो मिडल यूनिवर्स है, और मिडल यूनिवर्स जो है उसकी व्याख्या के लिए कार्टून बनाया। एक्चुअली ऐसा नहीं कि ये सर्कुलर है तो सर्कुलर ही मध्यलोक, ऐसा है, मध्यलोक इज वेरी वेरी बिग, और उसके अंदर कितने ही तरह के जो है द्वीप और ओशियंस की बात कही गई, और उसके अंदर ये कहा गया कि इसके अंदर अगर हम देखें तो बहुत सारे जो है कंटेनमेंट्स हैं, यानी बड़े बड़े जो है द्वीप हैं और समुद्र हैं। तो समुद्र अभी तक हालांकि मैं स्वयं भी समझ पाया हूँ कि व्हाट डू रियली वी मीन बाय समुद्र जो है, वहां पर जो बात कही गई है, द्वीप की बात कही गई है, यानी सेलेशियल ऑब्जेक्ट्स
के साथ साथ में जो द्वीप की बात कही है तो रियल पानी से या कोई और मटेरियल है, क्योंकि उसके अंदर फिर ये कहा जाता है कि वहां से देखो तो इतने आपको तारे दिखाई देंगे, इतने सारे ग्रह दिखाई देंगे इत्यादि। लेकिन यहाँ पे जो बात कहेगी कि 2.5 जो द्वीप हैं इसके अंदर वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो ये जम्बू द्वीप जिसकी अपनों ने उस दिन बात कही थी। तो रिसेंटली जब हमारा चंद्रयान-3 गया था तो कई लोगों के, कई साथियों के भी हमारे प्रश्न आते थे कि क्या सचमुच में राजमौली वहां गया है एक्सेट्रा। मैंने सबसे पहले तो आपको कहा था कि 2 चंद्रमाओं को जोड़ करके जो लाइन ड्रॉ करें तो ये लाइन जो पास हुई और 2 सूर्य जो है ऊपर जो दिखाई दे रहे हैं उनको अगर आप जोड़ें, और ये जो इंटरसेक्शन जो पॉइंट है, इस इंटरसेक्शन पॉइंट तो ऊपर आकाश में बना, ओके, लेकिन उसके नीचे एग्जैक्टली प्रिसाइजली ये हमारे शास्त्र कहते हैं कि उसके प्रिसाइजली नीचे जो है वो ही सुमेरु पर्वत, करेक्ट, यही है ना हमारे सेंटर में उसके। और ये जो सुमेरु पर्वत वहां एग्जिस्ट कर रहा है बिलियंस ऑफ ईयर्स कहिए, हमेशा हमेशा अनादिकाल से, लेकिन वो इसलिए कि वो विदेश क्षेत्र के अंदर इसमें है। अगर यही चीज अगर कहीं भारत में या ऐरावत में होती तो शायद एग्जिस्ट नहीं करती। क्यों नहीं करती? क्योंकि ये दोनों जगह नॉर्थ पोल और साउथ पोल में बहुत सारे क्लाइमेटिक कंडीशंस चेंज होती हैं, पर्याय बहुत जल्दी जल्दी यहाँ परिवर्तित होते हैं, जबकि विदेश क्षेत्र में होमोजेनियस जो है वो टेम्परेचर है, वहाँ होमोजेनियस प्रेशर है, होमोजेनियस डेंसिटी, इसलिए हमारे शास्त्रों में कहा गया कि वह हमेशा कोई न कोई तीर्थंकर जो है वो हमेशा कोई कई जो केवल ज्ञान नहीं हुआ तो तपस्या, तो दैट इज द मोस्ट सुटेबल प्लेस जो है वो इन साधना के लिए, मेडिटेशन के लिए है, और वो मोक्ष के लिए सबसे उचित स्थान है। हमारा जो है वो भरत क्षेत्र यहाँ पर है नीचे साउथ के अंदर, और उस भरत क्षेत्र के अंदर ही जो भी साइंस या हम जो देख रहे हैं वो तो अभी भरत क्षेत्र के अंदर की बात है, ऊपर की बात तो है ही नहीं। अभी जम्बू द्वीप तो लोग पूछते हैं ना, जम्बू द्वीप क्या साइंस वालों ने वो देख लिया, सुमेर पर्वत देख लिया, ऐरावत, अरे अभी भरत क्षेत्र ही अच्छी तरह से नहीं है। अभी तो साइंस हैज नॉट सीन इवन भरत क्षेत्र इटसेल्फ, जिसके अंदर भी 6 खंड है, और फिर उसके अंदर से पृथ्वी यानी सोलर सिस्टम, उसके अंदर जो सूर्य बताया और हमारे प्लैनेट्स, हमारा अपना चंद्रमा, उसकी बात है। और हमारी पृथ्वी के 6 खंड हैं, जिसमें भगवान ऋषभ देव ने अपने 6 खंडों के ऊपर उस पे राज था, वो हर एक में उन्होंने अपने चरण रखे थे। वो यहाँ की बात है। अभी तो हमने यहाँ पर ही भरत क्षेत्र को साइंस हैज नॉट स्टडीड, और साइंस हैज नॉट गॉन आउट ऑफ भरत क्षेत्र। विदेह की और ऐरावत की तो बात करना ही दूर है। और दूसरा कि मैंने 2.5 द्वीप की बात की, सो चंद्रयान-3 की बात है वो तो भरत क्षेत्र के अंदर सोलर सिस्टम, उस सोलर सिस्टम का एक हिस्सा पृथ्वी, और पृथ्वी का चंद्रमा उसका ऊपर की बात है, दूसरी जगह की बात नहीं। मैं आपको थोड़ा ये बताना चाहता हूँ कि इस जम्बू द्वीप, लोग कई बार जो कंफ्यूज होते हैं, इमारत साहब आपने ही मुझे एक बार स्लाइड शायद भेजी थी, मैंने थोड़ा नए ढंग से इसको अच्छी तरह से करके बनाया है। मैं आपको अब थोड़ी सी इंपॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। कहा मैंने अभी स्टेटमेंट दे दिया साइंस तो भरत क्षेत्र से बाहर नहीं थी, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ, उस दिन थोड़ी सी बात हुई थी। आप देखिए कि ये जो जम्बू द्वीप है, ठीक है, इसके बाद लवण समुद्र की बात होती है, उसके बाद हमारा धात्विक खंड आता है, फिर एक कोलाबारी जो है वो समुद्र आता है, देन पुष्कर, एंड पुष्कर इज कंसिडर्ड हाफ। तो जम्बू द्वीप धात्की में और पुष्कर के हाफ में, इसी में मनुष्य की बात की जाती है। मनुष्य सारे जीव, कुछ हो सकता है माइक्रोब्स हो, अभी बहुत क्लियर नहीं है, हो सकता है नंदीश्वर द्वीप, सोलवार, इट इज समथिंग लाइक दिस। एक्चुअली पूरा जो ये है ना मध्य लोक के अंदर, आप स्फेरिकल बॉडी होती है, फुटबॉल ले लें, फुटबॉल के पेरिफेरियल में ऐसे करके ऐसे यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, यहाँ। आप कहीं से भी देखोगे ना तो आपको लगेगा कि मध्य लोक कैसा है। फिर उसके अंदर स्ट्रक्चरल डिवाइड, मध्य लोक के जो डायमेंशंस है ना, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, के डेप्थ वगैरह, तो वो इस तरह से तो उसके अंदर है। तो जम्बू द्वीप यहाँ पे हो गया, ये हो गया, फिर एक लवण, फिर
हमारा गात्की हो गया, कलुगदी हो गया, इसके बाद ये पुष्प। तो ये जो है वो इससे अभी तो यहाँ आते आते 16वें नंबर पर शायद नंदीश्वर द्वीप आता है ना, 8वां या 16वां? बीच में ओशन होने से अच्छा 16वां मेरे हिसाब से 16वां या मतलब वो बीच में। हाँ अब आप देखिए थोड़ा सा मेरी इस टेबल पे ध्यान से देखना आप, कितने मैंने मून लिखे हैं जम्बू द्वीप अकेले, 2 मून लिखे, 2 सूर्य लिखे जो अभी आपको दिखाए थे और मैंने कनेक्ट किए थे किसके, जम्बू द्वीप के, भरत क्षेत्र के नहीं, करेक्ट, सभी मानते हैं, एग्रीड। ये मैं त्रिलोय पंडित वगैरह जितने हमारे हैं शास्त्र उनमें से लिया हूँ, नॉट फ्रॉम साइंस एट ऑल। 2 जम्बूद्वीप के 2 चंद्रमा, 2 सूर्य जम्बूद्वीप के, नॉट भरत क्षेत्र, प्लैनेट्स 176 और कॉन्स्टेलेशन जो अपन नक्षत्र वगैरह बोलते हैं तो वो 56 हैं, ठीक है, क्योंकि ऐरावत से जो देखेंगे वो अलग दिखाई देगा, इधर से भरत क्षेत्र से दूसरे दिखाई देगा। So it is I mean very simple to understand, northern hemisphere and southern hemisphere। और जो स्टार्स वगैरह है आप देखिए ये आगे सब नंबर लिखा है, लास्ट में E14 में 10 to the power 14 और इसको टोटल सबको करो तो 10 to the power 19 20 के आसपास बन। एग्रीड, इफ यू विश आई कैन रीड द नंबर, मुझे थोड़ा चश्मा लगाना पड़ेगा। 133,950 मीन्स 3 ने 3 6, तो आप समझ लीजिए लगभग 1.3 करोड़ 10 to the power 19, राइट, करेक्ट, 1.3 10 to the power 19। अब आप ये मानिए कि एक गैलेक्सी के अंदर ये साइंस भी कहती है कि 10 to the power 11 स्टार्स होते हैं, 10 to the power 10 to 10 to the power 12, अपन लेटेस्ट से मीडियन 10 to the power 11। इसका मतलब जम्बू द्वीप में कितनी गैलेक्सीज हो गई, 10 to the power 8, करेक्ट। अब मैं अगर इसको डिवाइड करूं जम्बू द्वीप के अंदर, कहां से ऐरावत से लेकर के भरत, तो कम से कम 10 to the power 4 अगर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर से देखें तो 10 to the power 4 सदर्न हेमिस्फीयर से दिख रही है, भरत से, करेक्ट, और विदेश क्षेत्र से ऑल 10 to the power 8 सब दिखने चाहिए। तो भरत क्षेत्र के अंदर ही अभी 10 to the power 4 10,000 गैलेक्सीज हैं। साइंस ने क्या डिस्कवर कर, 10,000 गैलेक्सी, अभी तो हम लोग कहाँ 10,000 की बात कर, और अभी जितनी की उसके बेस पे कह दिया कि वो जो है, देखो अभी मैं बहुत, आप जरा इस बात को ध्यान में सुनना और डिसीजन आप खुद लेना कि मैं गलत कह रहा हूँ, साइंस गलत कह रही है या कोई और, अभी कोई गलत नहीं कह रहा, समझने का फेर है। जब 10 to the power 4 गैलेक्सीज यहाँ से हैं और वो उसके बेस में से 100 200 1000, मैं तो कहूँ ऑल 10 to the power 4 देख लिया, उसके बेस पे ही इस पृथ्वी पर बैठ करके कह दिया कि यूनिवर्स इज एक्सपांड, ब्रह्मांड फैल रहा है, यही साइंस कह रही है ना। यूनिवर्स इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशंस, यहां से हमको दिखाई दे रहा है यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। सदर्न हेमिस्फीयर के एक पृथ्वी के यहाँ से सैटेलाइट से या जमीन पे टेलीस्कोप है उससे, तो फिर इसका मतलब भगवान ने अनेकांतवाद की बात कही वो गलत होगी। भगवान ने तो कहा था तुम तो एक पर्सपेक्टिव से, एक दृष्टिकोण से यहाँ से देख रहे हो, अगर यही तुम अगर पॉसिबल हो तो तुम जरा ऐरावत पे या विदेश क्षेत्र में जाके देखो, अगर पॉसिबल है तब आप कहोगे कि हाँ यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग, तब वो एब्सोल्यूट ट्रुथ होगा। और अगर दूसरी, मैं तो इतने भी दूर जाने की जरूरत, नाउ एज ए साइंटिस्ट आई एम सेइंग, तुम मिल्की वे के अंदर बैठे हो, इस मिल्की वे से हमारी अपनी आकाशगंगा से ही बाहर निकल जाओ और दूसरी एंड्रोमेडा में जाओ या दूसरी कोई गैलेक्सी में जाओ और वहां से देखो कि क्या यूनिवर्स इज एक्सपांडिंग। तो जो यहाँ से आपको एक्सपांडिंग दिख रहा है वो आपको दिखेगा कि वो वापस नजदीक, यानी वो नहीं रहा है एक्सपांशन हो रहा है, ऐसा हो रहा है, वो तो अपने आप में पर्याय परिवर्तन अपने अपने मोशन से, अपने अपने जो ऑर्बिट से, उसमें सब बंधे हुए, वो तो करना ही पड़ता है, वो तो इवन हमारी अपनी गैलेक्सी उसको भी करना पड़ेगा, वो कर रहे हैं। लेकिन एक दूसरे से दूर चले जाना और एक्सपांड होना, इट लुक्स स्लाइटली फनी। ये मैं आपको अपनी आकाशगंगा का इसलिए उदाहरण देता हूँ कि हमारी अपनी आकाशगंगा को ही खाली रियल देखें जो हमको यहाँ से दिखाई देती,
और हमारी अपनी आकाशगंगा को ही जब डिटेल में हाई रिजोल्यूशन टेलीस्कोप से देखो तो जो सर्पेंट जो होता है, सांप के जो फण होते हैं ना, इसको हम लोग बोलते हैं हेलिकल स्ट्रक्चर, यानी इधर से निकले तो इधर, इधर से यूं, इधर से यूं, है ना, ऐसे से यूं, इस तरह से कई सारे स्टार्स जो हैं वो इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड हैं। इसी में ही मैंने इसलिए दिखाया है, सूर्य जो है वो लगभग इस सेंटर से, इस मिल्की वे के सेंटर से 30 लाख प्रकाश वर्ष दूर है। 30 लाख या 3 मिलियन लाइट ईयर्स, यानी लाइट को जाने में वहां 3 मिलियन ईयर्स लग जाए, इतना दूर है सूर्य। और वहां पे छोटा सा एक पॉइंट के रूप में, एक छोटे से पॉइंट के रूप में इस पूरे सोलर सिस्टम को लेकर के वहां पे इस आकाशगंगा के केंद्र के सेंटर के चारों तरफ चलता है। 26 करोड़ वर्ष लगते हैं। और उसी को भगवान ने भी कहा था, दैट इज द कॉस्मिक, हमारे अंदर लिखा, इवन हिंदूज के अंदर भी लिखा हुआ, आर्यभट्ट ने भी निकाला, इसको ही ब्रह्मांड वर्ष कहा गया था, 26 करोड़ वर्ष। और ये आकाशगंगा जो है वो घूमती रहती है। अर्थ भी तो हर एक को अंदर कहने का कि हर एक सेलेशियल ऑब्जेक्ट को चलना ही पड़ता है, और उस चलने का जो नाम है दैट इज धर्मास्तिकाय बल जो है उसकी वजह से, और अधर्मास्तिकाय से उसकी मोशन में चेंज, धनु राशि, दूसरे सभी अंदर जो है वो दिखाया मैंने कैसे कैसे चलते हैं। कहा कि भाई ये जीव जो है वो तो यहीं पर ही, आप अगर कह रहे हैं तो भरत क्षेत्र के अंदर पृथ्वी के ऊपर दिखाई दे रहा है, दूसरी जगह ठीक नहीं है। हम लोग जब बोलते थे कि जीव तो पूरे ब्रह्मांड में है, तो साइंस के लोगों ने कहा कि नहीं, यही पर जीव बाहर कहीं और जगह। अभी रिसेंटली जब सैटेलाइट का युग हुआ, जब चंद्रमा पे पानी निकला, अभी मैंने एक नया प्रपोजल चंद्रयान के सक्सेस के बाद, पानी के बाद जब फर्स्ट गया था महाराष्ट्र, अगर वहां पर है पानी है तो भगवान का कहना है कि माइक्रोब्स तो होंगे ही होंगे। अगर जल है तो सूक्ष्म जीव, करेक्ट, सही मानते हैं। और मैंने कहा कि अगर माइक्रोब्स है, आज माइक्रोब्स है तो जीव आगे उत्पन्न हो सकता है। बड़े एक इंद्रिय है वो 2 इंद्रियों में डेवलप होता है। एक्सप्लोरेशन करने की हिम्मत करने की जरूरत है चंद्रमा पे। जब नए हमने बड़े बड़े टेलीस्कोप और सैटेलाइट अभी भेजे, आप देखिए एक लाइन से कितने सारे ऐसे एक्सोप्लैनेट्स दिखे दूसरे स्टार सिस्टम, हमारी मिल्की वे में नहीं, ये दूसरे पीछे बैकग्राउंड में दिख रही है ना, गैलेक्सीज दिख रही है, आप लोगों को दिख रही है पीछे गैलेक्सी, उनके अंदर एक्सोप्लैनेट्स हैं जहां जीव है, जहां पर बायोसिस लाइफ है, जीव है, क्योंकि वो हमारी अपनी जो रूल्स रेगुलेशन होते हैं डिफाइन करने के, मैं इतनी डिटेल में साइंस में आपके सामने नहीं जाना चाहता, तो हमारी काम करने का तरीका, तो उससे पता लगा है सारा कि यहाँ के एटमॉस्फेयर सब सूटेबल कंडीशंस हैं, जहाँ पर पानी भी है, जमीन भी है, इतना एनफ रेडिएशन पहुँचता है, इतनी एनफ डेंसिटी, इसलिए वहाँ लाइफ हो सकती है। और लाइफ के सिग्नेचर्स वहाँ मिल रहे हैं। कैसे मिल रहे हैं? क्योंकि हम मीथेन को मेजर करते हैं, हमारे अंदर से जो निकलता है सब कुछ तो धीरे धीरे मीथेन में कन्वर्ट होता है। तो इन मिलियंस ऑफ ईयर्स लॉट ऑफ मीथेन शुड बी देयर। ये सब बातें जो हुई तो उसके हिसाब से हमने बात बताई। शायद टाइम अब कम ही बचा है, लेकिन मैं काल के लिए थोड़ा सा आपको बता दूं क्योंकि 4-5 मिनट के बाद में अगर क्वेश्चन हो ले सके तो। अच्छा, तो मैं बहुत शॉर्ट में बात कहूँ आपको टाइम के बारे में, फिर तो यूनिट्स जो हैं उसके बारे में। तो जो हम लोगों ने निकाला, वो जो लोका का जो वॉल्यूम है वो तो ऑलरेडी भगवान ने दिया 343 क्यूबिक राजू के रूप में। बट लेट मी नाउ गो टू द सेकंड पार्ट, टाइम के बारे में। ये जैन धर्म ही अकेला एक ऐसा धर्म है जिसने टाइम को जो है 2 भागों में डिवाइड किया। एक हम लोग बोलते हैं निश्चय काल, और एक जो है रेगुलर जो व्यवहार, यस व्यवहार, दैट इज द रिलेटिव जो है। और निश्चय काल जो है वो एब्सोल्यूट कोई घटना होती है, जैसे कि सन का स्टार्ट टाइम या अर्थ का ये टाइम, तो एब्सोल्यूट जो है वो उससे निश्चय काल वहां से शुरू होता है। व्यवहार मीन्स इट इज रिलेटिव।
यहाँ से मैं घड़ी शुरू करूंगा, यस बटन दबाया, 1 2 दैट इज काउंट डाउन वगैरह, दैट इज ऑल व्यवहार काल जो है। उसके मैं और अनुपम जैन जो है हम दोनों ने मिल करके महाराज साहब की जो ग्रंथ है, यहाँ पहली बार हम दोनों ने मिलके इसके लिए निश्चय काल और रिलेटिव, इसके लिए मैथमेटिकल इक्वेशन लिखी। आप सबको आज तक कोई किसी लिटरेचर में इक्वेशन नहीं थी, फर्स्ट टाइम वी मेड एन अटेम्प्ट। तो इसके अंदर जो है दी हुई इक्वेशन है, मैं ज्यादा उसके बारे में भी नहीं कहूँगा। जो काल जो है उसको हमारे यहाँ जो सबसे छोटा जो है उसको समय कहा गया था, और समय से आगे धीरे धीरे जो है महेंद्र मुनि थे, मेरी उनसे बहुत लंबी लंबी देर तक बातें होती थी, उन्होंने जो है बताया कि इस तरह से चेंजेस वगैरह होते हैं। तो लास्ट में जो है तो समय जो है कोई भी सेक्ट का हो, कोई भी धर्म हो, लेकिन एंड में आकर के मुहूर्त के ऊपर फिक्स किया, एंड वन मुहूर्त इज 48 मिनट्स। हाउ मच? 48 मिनट्स। और उसी मुहूर्त के आधार पे इसलिए किया गया कि ये जो समय और ये सब जो चीज है वो सब सही की हुई है नहीं, तो एक्चुअली देखा जाए तो बैक इन टाइम मुहूर्त फिक्स किया था किससे? सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट। वो आकाश के अंदर जो नक्षत्र वगैरह हैं, राशियां हैं, जो रियल, तो वो ये कहा जाता है। देखो मैं यहाँ घमंड की बात नहीं करता, लेकिन ये भगवान ने कहा कि हमारे जो इस जैन धर्म के लोग हैं उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होगी, उनकी एस्ट्रोनॉमी बहुत अच्छी होगी। और ये बात मुझे विश्वास इसलिए हुआ कि पूरे साउथ अमेरिका में भगवान ने जहाँ पर धर्म को डेवलप किया था, वहाँ के लोग देवर हाईली टैलेंटेड, हाईली ग्रेट मैथमेटिशियन, हाईली ग्रेट एस्ट्रोनॉमर्स। और वो पूरा का पूरा जैन धर्म अपने जब चरम सीमा पे था, उनका मुकाबला कोई पूरी दुनिया में कोई नहीं कर पाता। सो दैट 48 मिनट्स का डेरिवेशन वहां था, तो वहां से वापस जो है समय की कैलकुलेशंस और उसको फिक्स किया गया। मैं जो है लेट अस नॉट गो इनटू दैट मच डिटेल, इलेक्ट्रॉन से उसका मैच किया गया तो वो भी वापस सही आया है। महाराज साहब ने बहुत डिटेल में कैलकुलेशन की गई थी। तो मैं थोड़ा सा आपको यही बताना चाहता हूँ कि लेट मी कम टू द वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट। एक साइंटिस्ट हुआ था मैक्स प्लैंक का, नाम शायद आपने सुना होगा, जर्मनी का था मैक्स प्लैंक, और उसके नाम से बहुत सारे इंस्टीट्यूट है, मैक्स प्लैंक इंस्टीट्यूट। उसने पता नहीं इमेजिनेशन की होगी या हमारे जैन धर्म के शास्त्रों से कोई चीज बात पढ़ने में आई उसके, लेट अस नॉट गो इनटू दैट डिटेल कि हमारे यहाँ से धर्म शास्त्र जो चोरी हुए थे, टेसिटोरी आया था, वो लेके गया था श्वेतांबर ग्रंथ, दिगंबर, बीकानेर से हमारी बहुत सारी 7 शिप भरकर 7 शिप्स भर करके टेसिटोरी 1903-1904 के अंदर दिगंबर के पाटन से और बीकानेर से ग्रंथ लेके चला गया था। तो वो ब्रिटिश टाइम था, हम भी कुछ कर नहीं सकते थे, महाराजा गंगा सिंह ने दे दिया, ले जा। एनीवे वॉट एवर द स्टोरी, लेकिन उसने कहा कि 4 चीजें ऐसी हैं जो कांस्टेंट होती हैं, और वो मिनिमम साइड पे जाओ, उसका अल्पांश देखो मिनिमम कितना हो सकता है। इसलिए उसने जो है टाइम की डेफिनेशन दी, क्षेत्र की दी, मास की दी, इत्यादि साइज वगैरह की। उसने जो कैलकुलेशंस की थी, आश्चर्य हुआ कि इस बंदे ने इतनी सारी कैलकुलेशंस करके निकाली, और वही के वही जो कांस्टेंट्स जो हैं, तो भगवान ने भी जो कहा वो तो वही के वही, समय भी वही, मास जो द्रव्यमान बोलते हैं, मास सबसे कम मास वो भी वही है, बाय एंड लार्ज यूनिट्स। हम लोग तो यहाँ तक बोलते हैं मोक्ष जब होता है 2 यूनिट टाइम में उधर इधर से उधर, है ना, इतनी हाई स्पीड वेलोसिटी, मतलब जो है इतनी सेम। और मैंने सारी कैलकुलेशन बार बार की, कैलकुलेशन करके कितने महाराज साहब के पास में गए, हमारी कैलकुलेशन तो सब सही है, तो उसको कैसे पता? क्योंकि भगवान ने कहा वो की, या तो उसने कॉपी की, या इसने जो भगवान ने पहले से सोच करके बोला होगा कि यार आदमी करने वाला है। एनीवे दैट इज जोक। लेकिन कहने का कि लेंथ जो है, मास जो है, टाइम जो है, एनर्जी तक जो है, ऊर्जा जो हम आत्म प्रदेश से आकाश प्रदेश की, तो समहाउ आई फाउंड कि वही सब जो चीजें हैं, और उसी के आधार पे ही मुझे कर्म सिद्धांत का जो है साइज जो थी, तो न्यूरॉन्स का जो है और आत्म प्रदेश की जो साइज है
वो फिक्स करने में मुझे टाइम मिला। ये जो होगी साइज इतने नैनोमीटर, माइक्रोन भी नहीं, माइक्रोन से भी नीचे यानी इतना, और जो उसका मास जो होगा तो लगभग जो है वो लगभग 14 माइक्रोग्राम के आसपास आंध्र प्रदेश का मास होगा। इन सबको अगर करें तो आपका आकाश के साथ क्या कनेक्शन हो सकता है। समटाइम्स एज आज भी इतनी बात तो नहीं कर पाएंगे क्योंकि कर्म सिद्धांत बहुत बड़ा है, 15-20 लेक्चर्स की चीज है। जो भी पॉसिबल होगा अपन उसके बारे में बात करेंगे। तो इस तरह से जो है हमने अलग अलग जो है लोगों ने योजन की, माइल्स की, फिर हमने किलोमीटर्स में सब बातें की और पता लगाया कि हमारे तो भगवान ने जो है योजन को तो 3 हिस्सों में बांटा। आत्म योजन था, उत्सय योजन था और प्रमाण योजन। तो उसको फिर हमने जो है अलग अलग आचार्य श्री कनक नंदी जी के मार्गदर्शन में बैठे और हमने कैलकुलेशन की। देन आई वेंट टू द बैक इन टाइम, जो सूक्ष्म जो समय है वहां से लेके बड़े समय, और जब मैं साउथ अमेरिका में काम कर रहा था और जैनिज्म के एक्सप्लोरेशन के लिए, तो वहां से मुझे माया संस्कृति के अंदर लेख मिला कि 5 वर्ष का एक काल होता है और उसमें पर्याय परिवर्तन होना आवश्यक है। ऐसा हमारे जैन धर्म यानी वहां तो पार्श्वनाथ तो महावीर क्या, नेमिनाथ मल्लीनाथ तक का जन्म नहीं होता था। तो इसका मतलब आदिनाथ के समय से ही वहां चली आ रही होगी बात, और उन्होंने ही इतनी बड़ी बात कही होगी कि 5 वर्ष का जो काल है दैट इज ए बिग, आई मीन फंडामेंटल पीरियड फॉर द पर्याय परिवर्तन। छोटे तो होंगे ही उससे भी, लेकिन इसमें तो होना ही है। और उन्होंने कहा ये काल जो 5 वर्ष का है दैट इज फॉर द नेचर एंड दैट मल्टीप्लाइज इनटू द फैक्टर्स। और वो पूरे जो है अपने आप ही सेल्फ रेगुलेटेड, जो मैंने कहा स्वचालित सिस्टम है, तो वो ये अपने आप ही करता है, किसी को कुछ करने की जरूरत नहीं। तो वो वहां से मैं लेके आया। फिर मैंने भद्रबाहु स्वामी का जो है, उन्होंने एस्ट्रोनॉमिकल बहुत सारा वर्क किया हुआ था। आई एम सॉरी आई कैन नॉट इंक्लूड ऑल दोज थिंग्स, लेकिन हमने वो सब कैलकुलेशन करने के बाद में जो पीरियड निकाला चंद्रमा का जो था, तो भद्रबाहु स्वामी ने पहली बार कहा, और वो बात वही कही जो माया सिविलाइजेशन में कि 27 नक्षत्र नहीं है, 28 है। कितने? 28। और वहां मैंने अभी टेबल में कितने बताए थे? 28 बताए थे नॉर्दर्न के, और 56 बताए थे ना, क्योंकि अभिजीत नक्षत्र को भूल गए थे लोग। दूसरे कोई भी रिलीजन की बात करो, XYZ, अभिजीत नक्षत्र को भूल गए थे। भद्रबाहु ने, माया वालों ने, उन्होंने उसको इंक्लूड किया, और जब जैसे उसको इंक्लूड किया और मुहूर्त में उसकी विड्थ निकाली, उसका जो ट्रेवल करने का यानी अराउंड द अर्थ का जो ऑर्बिटिंग पीरियड है, सो प्रिसाइज, जो साइंस अभी इतने सारे टेलीस्कोप लगा करके हम मेजरमेंट करते हैं, सेम 27.31 डेज उससे भी आए। और उससे जो 67 मंथ्स का जो यानी 67 उसके जो पीरियड होते हैं उसको करो तो उतने उतने टाइम आता है। वही 5 साल उधर भी आया, उधर आया। तो फिर मैंने कहा कि ये बात थ्योरेटिकली इट इज ओके, भद्रबाहु ने कही या जैन धर्म के भगवान ऋषभ देव ने कही, जिन्होंने भी सिखाई, लेकिन प्रैक्टिकली इट हैपेंस और नॉट। अब आपको मैं थोड़ी सी बात सही बताना चाहता हूँ। फिर मैंने गुवाहाटी आसाम में इंडियन इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी वहां पर जा करके तो मैंने सोचा कि काम देखना चाहिए, लेट अस सी, कि जो हम कहते हैं जल के अंदर होना चाहिए, तो नेचर का पार्ट है, प्रकृति का पार्ट है। ब्रह्मपुत्र का जो पीरियड था पिछले 100 साल का डेटा, ब्रह्मपुत्र कहाँ से आ रही है? हमारा वाला मानसरोवर। तो मैं कल एक चीज भूल गया था, हमारे वाले मानसरोवर का नाम अगर आपने पढ़ा हो, ध्यान दिया हो, आप थे सब लोग, इक्षु है। उसका नाम क्या है? इक्षु। और इक्षु का मतलब गन्ने का रस होता है। भगवान का इक्ष्वाकु गोत्र था। किसका? आदिनाथ भगवान का, बल्कि सभी तीर्थंकरों का बाई एंड लार्ज। तो इक्ष्वाकु, वो इक्ष उसका नाम है। आप याद रखिए, हमारा मानसरोवर नहीं, इक्ष, और उससे नदियां निकलती है। तो वो ब्रह्मपुत्र जो है उसका 5 साल का ही पीरियड नीचे पावर स्पेक्ट्रम निकाला, मैथमेटिक टेक्निकल। इनमें सिर्फ कहना चाहता था कि भद्रबाहु को तो टाइम कैसे पता उस समय कि ब्रह्मपुत्र ऐसा करेगी। और फिर NIT जो है सूरत के अंदर हमारी, मैंने कहा कि ये जल में आ गया, पानी के अंदर नेचर, तो आकाश में यानी हवा में भी होना चाहिए। हमने फिर इलेक्ट्रॉन्स का जो है वहाँ मेजरमेंट किया आकाश, एयर के अंदर। इलेक्ट्रॉन्स ने कहा 5 साल में वेरिएशन।
यार ये तो बड़ी आश्चर्य की बात है। इसका मतलब माया सिविलाइजेशन वालों को इतना नॉलेज, वो तो ब्रदर बाहू से बहुत पहले की बात है ना। तो वो जो सब जगह जो है 5 साल 11 साल है ना, 22 साल, ये सबके सब जो है पीरियड उन लोगों ने, भगवान ने कैसे कहा, कौन सी कैलकुलेशन थी, ब्रदर बाहू ने सब किया। तो ये काल जो चक्र है वो भी टाइम की है, इस पे अपन बात कर चुके हैं। आई विल नॉट टॉक सो मैंने कैसे कैलकुलेशन किए थे, मैं इसके बारे में भी बात कर चुका हूँ। इसके बारे में थोड़ी सी एक बात मैं जरूर कहना चाहता हूँ कि कुछ लोगों का ये प्रश्न हो सकता है कि आप कैसे मानते हैं, साइंस वाले कैसे मानते हैं कि 40,000 साल से 4 लाख वर्ष के बीच में ही टैलेंट है, प्रतिभा जो शुरू हुई। मनुष्य का जन्म जो होना 5.2 मिलियन ईयर्स तक के फॉसिल मिले, उससे पहले भी हो सकता है, लेकिन दिमाग इसमें आया था। तो हम लोग क्या करते हैं, जैसे ब्लू कर्व जो है वो टेम्परेचर, मैंने कल बताया था ये टेम्परेचर का कर्व है, तो टेम्परेचर ग्रेडियंट निकालता। अगर आप 8 लाख वर्ष का जो मेरे पास डेटा था, पहले के जो 4 लाख साल थे, उसके अंदर जो टेम्परेचर का जो ग्रेडियंट था वो केवल 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर 1000 ईयर, 0.4 डिग्री सेंटीग्रेड ही बन पड़, जबकि बाद के जो 4 लाख साल बताए हैं उसके अंदर 1 डिग्री। और बायोलॉजी कहती है कि जब तक टेम्परेचर सूटेबल नहीं, तो आप दिमाग का, आपको ब्रेन का विकास नहीं। तो देयर आर मेनी अदर फैक्टर्स, बट बेसिकली दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट फैक्टर जो है। और आपको सिंपल फॉर्मूला है, हम भी जानते ही, मेडिकल साइंस भी कहती है, अगर टेम्परेचर और प्रेशर ब्रेन के अंदर बढ़ जाता है तो अपन कहते हैं ब्रेन डिसऑर्डर हो गया, हाई बीपी बढ़ गया था इनका, फिर वहां से कुछ खराब हुआ तो हार्ट में आ जाता है। सो इट इज ऑल टेम्परेचर विच डज। ऑलवेज, हमेशा बार बार आपको ध्यान रखना है, द्रव्य क्षेत्र काल और भाव, उसका जो मेन मॉनिटरिंग फैक्टर है वो प्रेशर और टेम्परेचर। ये भविष्य की बात, ये बात थी, लेकिन नहीं कह पाऊंगा, टाइम नहीं है, अब खत्म हो रहा है। मैं सिर्फ जो है आपको क्योंकि बहुत लोगों ने इच्छा जाहिर की थी कि मैं कोई नई चीज ऑरलैंडो को दे के जाऊं जो आप सब लोग याद रखेंगे। तो मैंने जब सैटेलाइट जो आपको दिखाया था सन का मिशन, उन्हीं दिनों के अंदर से जो इसरो ने मेरे को बुलाया था, राजमल जी आपको जो है कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट बना सकते हैं, सोलर इक्लिप्स होने वाला, सोलर इक्लिप्स होने वाला है। और वो जो इक्लिप्स है 100-150 साल पहले ऐसा हुआ था, जिसकी लेंथ जो है, यानी टोटलिटी जो है, खग्रास जो है, पूर्णता है, वो लंबी 120 सेकंड के ऊपर तक लंबा ड्यूरेशन ऑफ टोटलिटी रहेगा। क्या कुछ ऐसा अपन कर सकते हैं कि इंडिया कॉपी नहीं करता है, इंडिया हमेशा जो है वो नई चीज ही बना के करता है। हम लोग नई सोच विचार जो भी करते हैं नया करते हैं, वी नेवर डू एनी रिपीटेशन। तो मैंने कहा सर मैं 1 महीने का टाइम दीजिए, क्योंकि मैं तो अभी, मेरा सैटेलाइट गया है और ये, तो इसमें बिजी, ठीक है, टेक योर टाइम बट यू कम अप। तो ये बात अब्दुल कलाम के पास भी गई, और सब जगह जो बड़े बड़े दिग्गज जो हमारे हैं, उन्होंने कहा कि वो राजमल इंस्ट्रूमेंट बनाएगा, क्या बनाना चाहते, क्या करना चाहते। तो मेरी कैलकुलेशन से साथियों मैंने देखा, जो अध्ययन किया, तो ये हो रहा था कि जब टोटलिटी का टाइम होगा तो एक ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा जो 150 वर्ष पहले या 200 वर्ष पहले दिखाई दिया था, और अब जो होगा वो वापस 150 वर्ष के पश्चात ही होगा। तो स्ट्रक्चर क्या होगा, ये बहुत क्यूरियस हो गए थे। अब्दुल कलाम साहब की तरह आदत थी, क्या 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 हो जाएगा, क्या हो जाएगा ऐसा, वो पर आई विल टेल। तो मैंने एक स्टोरी कहना शुरू, अरे यू डोंट टेल स्टोरी, लेकिन फिर बाद में कहा नहीं यू टेल मी द होल स्टोरी। तो हुआ क्या था कि आज से बहुत साल पहले हम जो अभी आंध्र प्रदेश कहते हैं, तो उस साइड पे आपको याद हो तंबाकू के जो हैं खेत बहुत होते, तंबाकू का पत्ता जानते हैं ना, बहुत बड़ा बड़ा, ऑल द वे ऑफ दिस मच साइज, बड़े बड़े हो जाते। और तंबाकू के पत्ते के अंदर जो है ऐसे कट ऐसे लगता है, स्लिट बोलते हैं ना, पतली सी ऐसे धार जैसा कट जाता है, बीच बीच में से बड़ा होता जाता है, धीरे धीरे सूखता जाता है, ऐसे स्लिट होती है, छेद नहीं हो जाता। दैट इज व्हाट आई वांट टू मेक डिफरेंस। स्लिट की तरह पतला सा ऐसे, छेद की बात नहीं करो, होल नहीं।
एक बहुत बड़ा सुनार जो कर्नाटक की साइड से जो है उस साइड से आ रहा था, और जब उसने देखा कि ये सूर्य जो है वो धीरे धीरे अंधेरा, अभी इतने में से अंधेरा हो गया। उस समय लोग इतना समझते नहीं थे ग्रहण वगैरह के बारे में, लेकिन जब अंधेरा होने लग गया तो सचमुच में डर भी गया। वो डर गया तो उसने क्या किया, वो तंबाकू के जो पत्ते थे उस पत्तों के बीच में जाकर छुप गया। उसको लगा कुछ होने वाला है। वो तंबाकू के पत्तों में छुपा तो उसमें से वो जो स्लिट थी उससे वो देखने लगा कि प्रकाश कब आएगा, वापस सूर्य कब आएगा। वो ऊपर नहीं देखना चाहता, इतना डर गया। तो वो लोग उस समय डरते थे, देव का प्रकोप हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। उस स्लिट में से उसने जो देखा वो अचंभित, विस्मराइज्ड हो गया। अरे बाप रे, ऐसा भी होता है। वो जो स्ट्रक्चर उसने जो देखा, जिसमें से किरणें फूट करके बीच में से बाहर आ रही थी, उसने आकर के जो है राजा को कहा कि मैं आ रहा था, लेट विलंब इसलिए हो गया कि ऐसी ऐसी चीज हुई थी, तो मैंने देखा तो ऐसा दृश्य मुझे दिखा। तुम्हें याद है वो दृश्य पूरा जो कि हाँ मुझे याद है। बना सकते हो तुम? हाँ बना सकता हूँ। उसको बहुत बड़ा डायमंड जो हीरा उसको दिया कि इसको कार्य के ऊपर सुनार था, मतलब वो डायमंड का जो बोलते हैं ना बनाने वाला था, उसको वो दिया। और उसने वो स्ट्रक्चर पूरा का पूरा जैसा उसने देखा था उसने वो बना के दिया। उसका नाम था कोहिनूर। उसका क्या नाम था हीरे का? कोहिनूर। किस राजा के यहाँ की बात, किसके पास था कोहिनूर भारत में? राजा रणजीत सिंह। ही वॉज द रिचेस्ट किंग एट दैट टाइम। उस समय तो भारत पाकिस्तान सब एक थे ना, लाहौर उसकी राजधानी थी उसके। तो वो राजा रणजीत सिंह बाद में ब्रिटिशर्स ले गए, और अभी कहाँ पर रखा हुआ? महारानी जो है उसके खजाने में वहां पर रखा हुआ है। तो वो कोहिनूर का दृश्य वापस इस समय जो था 2005 की इक्लिप्स में होने वाला था। ये बात मैंने सब बताई, सब साइंटिस्ट वगैरह मिसमराइज हो गए कि ऐसा होगा राजमहल, आर यू श्योर? इन सब मैं इंस्ट्रूमेंट ही ऐसा बनाऊंगा कि उससे दिखेगा, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? कि नहीं नहीं भैया कि तुम बना सकते हो। अब्दुल कलाम साहब ने कहा नहीं वो ये बना, उनको कॉन्फिडेंस, सॉक्स जैसी चीज बना दी थी ये इंस्ट्रूमेंट सन का, इसके लिए क्या होगा डिजाइन किया। आज आप सबसे पहले तो ये जो एक ड्राइंग शीट लगा रखी है, इक्लिप्स जस्ट शुरू होता है उससे पहले एटमॉस्फेयर में प्रेशर और डेंसिटी के चेंज होने से काली काली पट्टियां, लाइन बोलते हैं ना, शेडो बैंड्स बोलते हैं हम लोग हमारे अंदर, वो शेडो बैंड्स दिखाई देंगी। उसके बाद सीधे हम, और ये सारा एक्सपेरिमेंट करना था कि कहाँ किया जाएगा? अंटार्कटिका में। अंटार्कटिका में क्यों? आप सबको याद होगा 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। तो वहां से सन जो है वो जाने वाला नहीं था, हमारे टेलीस्कोप के व्यू से हटने वाला नहीं था, यानी वो दिखने वाला था। तो इसलिए वहां अंटार्कटिका में ये हमारा मैत्री स्टेशन है, तो वहां से हमने सारा एक्सपेरिमेंट किया। although I could not go because I was so much busy, इंस्ट्रूमेंट बना करके सब किए के दिए थे। लेट अस सी। आवाज आ रही है आपको? आपको दिखाई दे रही है? आ रही है? दिख रहे हैं आप? Are you able to see? और ये प्लान है, इतना तेजी से प्रेशर टेम्परेचर चेंज होता है। अब हम लोग टेलीस्कोप से सीधे होराइजन जो है, क्षितिज जो है अंटार्कटिका का, वहां देख रहे हैं, और वो सोलर इक्लिप्स शुरू हुआ है। अब मैं नहीं बोलूंगा, आपको देखना है।
होल स्ट्रक्चर। आप सबको बहुत बहुत प्रणाम, धन्यवाद। हाँ, बहुत 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 आभार। बहुत ही नई चीज दिखाई है और किस तरह से एक्सपेरिमेंट करते हैं। इस जन्म में तो हम इसको राजमल जी जैन। ये देख नहीं पाएंगे। एनीवे, आपका अभी क्वेश्चन किसी के हैं तो 2-3 क्वेश्चन ले सकते हैं, ज्यादा क्वेश्चन की टाइम ज्यादा। स्पॉटलाइट में रखने वाले हैं, तो मुझे स्टॉप शेयरिंग करनी पड़ेगी। तो आपने देखा प्रोफेसर राजमल जैन ने जो यूनिवर्स को लेकर जैनिज्म का जो कंसेप्ट है और साइंस की जो स्टडी है वो किस तरह से एक दूसरे से कहाँ कहाँ मैच करती है, कहाँ डिफर करती है। और अभी लास्ट में आपने वो एक तरह से डायमंड का शेप दिखाया है जो अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू कोहिनूर का शेप दिखाया है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है तो जस्ट यू हैव 5 minutes इफ यू कैन यू वांट टू आस्क एनीथिंग प्लीज। सभी अनम्यूट है। हाँ, मतलब सब अनम्यूट अपनी ओर से कर सकते हैं जिसको भी क्वेश्चन हो। Thank you, Professor Ranmalji. I have a question for you. How does the electronics affect the microbes? How the electrons or electronics? All electronics. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर से कई तरह की वेव्स बाहर आती हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स की जो ऑसिलेशंस, वाइब्रेशंस होते हैं तो उसमें से आती हैं, लेकिन वो इलेक्ट्रॉनिक्स पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है तब तो वो माइक्रोब्स को अफेक्ट करती है, क्योंकि उसमें से जो वेव्स जाती हैं, हाई ट्रांसमिशन हाई फ्रीक्वेंसी की वेव्स होती हैं। तो एक एक्सपेरिमेंट भी मधुमक्खियों पे किया हुआ था और मधुमक्खियों पे इफेक्ट होने से मधुमक्खियाँ अपना रास्ता भूल गई थी। बीज जो है, क्योंकि बीज की कैरेक्टरिस्टिक होती है वो हमेशा अपनी जो रानी होती है उसके डायरेक्शन से चलती है। जब ये हाई पावर के ट्रांसमिशन इलेक्ट्रॉनिक्स से गए, सिग्नल भेजा गया तो वो भटक गई और रास्ता भटकने से मर गई। तो ये तो एक बीज की बात है जो तो बड़ा जीव है। तो माइक्रोब्स जो है वो तो इवन एयरक्राफ्ट की आवाज़ से, गैस से, एयरक्राफ्ट की और सैटेलाइट की इलेक्ट्रॉनिक्स से, इलेक्ट्रॉन्स जो निकलते हैं उससे, और हमारे यहाँ से जो ट्रांसमिशन जैसे टीवी की है, मोबाइल्स की जो वेव्स हैं, उन सब से माइक्रोब्स ज़्यादा मर रहे हैं। और माइक्रोब्स के मरने की वजह खत्म ही हो रहे हैं, उसकी वजह से क्लाइमेट जो है वो चेंज हो रहा है, इकोलॉजी के अंदर डिफरेंस आ रहा है। और माइक्रोब्स को अगर हम जब भी खत्म किया है तो इतिहास इसका गवाह है। मैंने कल बताया भी था मॉर्निंग के लेक्चर में, तो पैंडेमिक आता ही आता है जी। So how it can be reduced, the use of electronics? Yes, इसीलिए भगवान ने, मैंने अभी तक कहा ही था कि तेजस के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी, तेजस का उपयोग नहीं करने का। आपने देखा होगा ना, इवन हमारे तो कई सारे साधु वगैरह जो हैं इसका माइक का उपयोग भी नहीं करते हैं, मोबाइल पास में नहीं रखते हैं, पास में भी नहीं रखते, नज़दीक भी नहीं आने देते। तो जितना हम अगर मिनिमाइज करेंगे इलेक्ट्रॉनिक्स की एप्लीकेशंस, उतना हम जो है अपने नेचर को बचा पाए। बेसिकली इसके पीछे आपका क्वेश्चन बहुत अच्छा है। मैं थोड़ा सा एक्सटेंड करके कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी आवाज़ तो आ रही है, आपको सुनाई दे रही है? हाँ, अगर आप थोड़ा सा करीब कंप्यूटर से करीब होंगे तो अच्छे से सुनाई देगी। Yeah, this is fine. नहीं, मेरी आवाज़ ही म्यूट हो गया था। मैं अभी आ रही है मेरी आवाज़? हाँ, आ रही है। हाँ जी, आ रही है। वंडरफुल, थैंक यू। अभी देखिए कि बेसिकली होता क्या है कि कोई भी रेडिएशन इलेक्ट्रॉनिक्स से जाता है, लेकिन अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके साथ में जुड़ जाता है। वैसे अगर आप थोड़ी सी साइंस की हो तो मैंने परसों बात की थी, ई इलेक्ट्रिक फील्ड है,
बी मैग्नेटिक फील्ड है, और दोनों परपेंडिकुलर अगर जब हो जाते हैं, ई क्रॉस बी का इफेक्ट इतना होता है कि माइक्रोब्स तो बेचारे बहुत छोटी चीज है, हमारा मनुष्य का हार्ट है वो हिल जाता है, तो माइक्रोब्स तो मरेंगे ही मरेंगे। तो इसकी वजह से मैं कहता हूँ कि जो है वी हैव टू मिनिमाइज यूज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एप्लीकेशन। वी शुड मिनिमाइज, इवन बड़ी बड़ी ऊंची आवाज में हम बातें करते हैं, जो ध्वनि होती है, साउंड होती है, वो तक भी जो है प्रदूषण फैलाती है, जीवों की हत्या कर देती है। इसीलिए हमारे धर्म में भगवान ने मौन साधना को ज्यादा महत्व दिया। ओके, Thank you. ओके, एनी अदर क्वेश्चन? Other question? किसी का? यस प्लीज, आप थोड़ा आगे आ जाइए, प्लीज कम फॉरवर्ड। हाँ, लिटिल बिट। हाँ, कई समस्या आते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स सबसे छोटा है, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन के अंदर भी दूसरे पार्टिकल्स से, तो जो अलग पार्टिकल्स से वो वही परमाणु जानते हैं कि इससे भी छोटी? ओके, नहीं, आपका क्वेश्चन तो वाजिब है, क्योंकि दोनों का नाम परमाणु इधर भी है और उधर भी परमाणु है, लेकिन जैन परमाणु इज द स्मॉलेस्ट एंटिटी, स्मॉलेस्ट एंटिटी है, रियलिटी है, वही सबसे छोटा, उससे फिर छोटा और कुछ नहीं। और परमाणु का जो क्रॉस सेक्शन, परमाणु ऐसे मैं थोड़ी देर के लिए ले लूं, कोई बात नहीं, ये थोड़ी देर के लिए दिखाने के लिए, ये परमाणु है, क्रॉस सेक्शन डायमीटर है ना, तो इस साइड से इस साइड तक जाने में जो टाइम लगता है, दैट इज समय, समय। ये परमाणु ही पहले इतना छोटा, और फिर उसके क्रॉस सेक्शन का जो इंटरवल ऑफ टाइम है, दैट इज समय। ओके, सो परमाणु सबसे, अब आपने पूछा कि हमारा जो ये एटम है, वो तो एटम बहुत बड़ा होता है, हाइड्रोजन का मानते हैं कि अपन ये है जिसमें एक प्रोटॉन, तो एक प्रोटॉन है मीन्स एक इलेक्ट्रॉन हो गया, तो न्यूट्रल होने के लिए, तो वो तो बड़ी चीज, क्योंकि उसके अंदर उस एटम में तो अभी ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन भी के भी कितने हिस्से होते हैं, जिसको क्वार्क कहते हैं, सब क्वार्क्स होते हैं, जबकि हमारे उसमें ये नहीं, वो तो सबसे छोटी एंटिटी हो ही नहीं, Individual. और उस इंडिविजुअल उसके इस एंड से इस एंड में जाने में जो टाइम लगता है, दैट इज समय। या और द क्रॉस सेक्शन, और उससे बहुत ज्यादा। मैंने आपको 4 प्लांक के कांस्टेंट की बात जो बताई थी, मैंने तो ये बताया था कि यहाँ से भगवान का जब निर्वाण होता है, मोक्ष होता है, तो 2 यूनिट टाइम में वो तो ऊपर शिला पे, हाँ, सिद्ध शिला पे पहुंच भी जाते। Same unit time. One unit? Yeah, in the same हाँ, वो मैंने स्पीड बताई थी ना, वेलोसिटी कितनी हाई स्पीड, सो मेनी टाइम्स ऑफ लाइट ईयर्स। अभी टाइम कम होता है ना, तो क्या होता है कि मेरे पास जैसे 500 स्लाइड है, बात भी कर रहा था आज मैडम से कि ऐसा आप क्यों, आपके पास तैयार है तो फिर क्यों कर, मैंने टाइम तो 45 मिनट्स का ही है, उस 500 स्लाइड में से मुझे 40 स्लाइड ही दिखानी है, तो आई हैव टू सेलेक्ट, तो ज्यादा नहीं कर सकते अपन। या But if you see from the plan, is it a flat rectangle or a circle? नहीं, ये जो शेप है, इट इज सम काइंड ऑफ ए हाइपोथेटिकल शेप दिखने के लिए, बट इन रियलिटी इसी शेप को ही जो फोर्स है, दोनों फोर्स की जो बात बताई, वो इसी स्ट्रक्चर को ही बना के रखते हैं। इट इज नॉट ए वन डायरेक्शनल, ऐसा नहीं है, ना, इट इज ए 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर, लंबाई भी है, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, यानी गहराई भी है, सब कुछ। वो तो मैंने आज
Okay, let me show you like ये जो It is स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, तो हम सैटेलाइट भी भेजते हैं तो हम इसको एक को पिच बोलते हैं, या बोलते हैं, और रोल एक्सिस बोलते हैं। एग्जैक्टली वही चीज उसके अंदर भी एप्लीकेबल। तो जो पूरा यूनिवर्स है उसकी डेप्थ होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई। और ये सारी चीज पूरा का पूरा रोल करता है। इसका मतलब जो मैंने बताया आकाशगंगा भी घूमती, कोई भी चीज स्टेबल नहीं है। ये तो भगवान ने भी कहा कि स्टेबल हुआ तो गिर जाएगा, कोई भी होगा स्टेबल हुआ तो गिर जाएगा, वो जो है चलता रहता है। एंड दैट मोशन इज ए फंक्शन ऑफ टाइम। बाउंड्रीज फिक्स होती, बाउंड्रीज फिक्स है, दैट इज द आउटर स्ट्रक्चर की बाउंड्रीज। रिवॉल्यूशन और रोटेशन के लिए कुछ नहीं, वो तो चलेगा, लेकिन वो स्ट्रक्चर, वो बाउंड्रीज है, उनको फिक्स रखने के लिए ये पर्याय परिवर्तन आवश्यक। और वो पर्याय परिवर्तन जो आवश्यक है वो द्रव्य क्षेत्र काल और भाव में होता है। द्रव्य क्षेत्र और काल को तो साइंस मानती है, लेकिन अभी भाव को नहीं मानती है, वो आत्मा को नहीं मानती है, आत्म प्रदेश को नहीं मानती है। वो ही अभी सब रिसर्च चल रही है, काफी पैसा उस पर फंडिंग जाती है। कॉन्शियसनेस जो कहते हैं अपन, जो है कॉन्शियसनेस की रिसर्च डिस्कवरी की। जी परमाणु को बता रहे थे जो साइंस में जो परमाणु बोलते हैं उसको जैसे न्यूट्रॉन का तकरीबन उससे भी बहुत जी तो उस रिसर्च यानी मैं आपको बताऊं, वो क्वार्क और सब क्वार्क बता रहा हूँ ना, जो हमारे साइंस का एटम के अंदर प्रोटॉन के डिविजन्स, और वो डिवीजन भी अभी तक छोटा नहीं देखा गया है, लेकिन मैं तो उससे भी बहुत छोटा, यानी इस हमारे जैन परमाणु से छोटा, जैनिज्म का कहना है उससे छोटा कुछ हो नहीं सकता। होने की आवश्यकता है कि वो ऐसा पार्टिकल नहीं, कभी न कभी तो हो सकती है साइंस वहां तक। साइंस की तो लिमिटेशन, साइंस तो इतना ही है, वो जो ऑब्जर्वेशन जहां तक वेरीफाई करती है, वैलिडेट करती है, उतनी ही बात करती है। ये साइंस की ब्यूटी है, अच्छी बात है। जितना देखा उतना सत्य ही बोलने का, उससे ज्यादा केवल थ्योरेटिकली बात कर सकते हैं कि ये चीज हो सकती है, और वो फिर एक्सपेरिमेंट इंस्ट्रूमेंटेशन से वेरीफाई वैलिडेट की। जैसे आपने सुना होगा, जब स्विट्जरलैंड के अंदर जो है वो जो लेबोरेटरी है ना, जमीन के अंदर से जब मनुष्य के लिए आवश्यक ये जो हाइड्रोकार्बन जो है का जो गॉड पार्टिकल का नाम सुना होगा ना, गॉड पार्टिकल की डिस्कवरी हो गई है ना। दैट गॉड पार्टिकल जो है वो भी कितना बड़ा है, वो भी हमारे परमाणु से तो वो भी बहुत बड़ा। जी हमारा नहीं, नॉट इन स्विट्जरलैंड के अंदर, जेनेवा। नहीं, जेनेवा में ही बहुत अलग अलग चीजें। जी महाराज साहब, मैं इसको बंद करूँ। तो तो सबको बहुत बहुत धन्यवाद है। अगर कोई भी आपके क्वेश्चन हो तो प्लीज थोड़ा सा आप या तो व्हाट्सएप से मैसेज कर दे, तो प्रोफेसर राजमल जी आंसर कर देंगे शाम को। अभी टाइम काफी हो चुका है, इसलिए इसी के साथ हम आज के इस कार्यक्रम को संपन्न कर रहे हैं। शाम को इस लेक्चर 8 बजे शुरू होगा, 7 बजे प्रतिक्रमण शुरू होगा। 8 बजे लेक्चर शुरू होगा और 7 बजे प्रतिक्रमण। सत्तारि मंगलम अर्हंता मंगलम सिद्धा मंगलम साहु मंगलम केवली फन्नतो धम्मो मंगलम चत्तारि नुगुत्तमा अर्हंता नुगुत्तमा सिद्धा नुगुत्तमा साहु नुगुत्तमा केवली फन्नतो धम्मो नुगुत्तमो चत्तारि शरणं पवज्जामि अर्हन्ते शरणं पवज्जामि सिद्धि शरणं पवज्जामि साहु शरणं पवज्जामि केवली फन्नतं धम्मं शरणं पवज्जामि। वंदनानि नमः स्वामी जी, सुख शांति।